वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। जानवी सिद्धार्थ वर्धन को बाहर तक छोड़ने गई। मेरे बड़े भाई ने आपको धन्यवाद कहने को कहा है। हम एक परिवार हैं। इन औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। जानवी ने उसे याद दिलाया, क्या आप भूल गए कि हमारा तलाक हो चुका है? सिद्धार्थ वर्धन बेपरवाह था। तलाक, हाँ, लेकिन परिवार से रिश्ते खत्म नहीं हुए। क्या आप अभी से दूसरा विचार कर रही हैं? अपने विचारों को पढ़ा जाते देखकर जानवी को ग्लानि हुई। पिछले जन्म में वह शातिर था और मौत के लायक था। इस जीवन में उसने ध्यान से सोचा, वह हमेशा उसकी साजिशों का शिकार रहा। जानवी, ओ जानवी, तुम इतनी दयालु होने का खतरा नहीं उठा सकती। संत बनने का नाटक करना एक बुरा अंत देगा। उसने अधीरता से कहा, नहीं। अगर आप जा रहे हैं तो जाए। मैं इस मामले को शांत नहीं होने दूंगी। बिन्या कौर, वह घटिया इंसान, इसे सहन नहीं कर पाएगी। मैं वास्तव में ये देखने को उत्सुक हूं कि इस बार आपका कीमती चांद कितने समय तक चमकता है। मुकेश, जानवी का भाई, ने वाणी को खुद गाड़ी चलाकर घर छोड़ा। सब कुछ के लिए धन्यवाद। वाणी ने अपनी सीट बेल्ट खोली और कार से बाहर निकली। आप आज पहले ही कई बार धन्यवाद कह चुके हैं। मुकेश दांत पीसे, मैं नशे में नहीं था। मुझे नशीली दवा दी गई थी। क्या वह मुझे ये समझा रहा है? वाणी बहुत खुश हुई। मैं जानती हूँ। आप ज्यादा भोग विलास करने वाले नहीं हैं। आप एक ग्लास शराब से नशे में नहीं हो सकते। मुकेश ने आगे कहा, मैं उसके साथ सो नहीं सकता था। मुझे एक समस्या है। एक समस्या? वाणी की निगाहें मुकेश के एक निश्चित अंक पर गईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुकेश का चेहरा जल उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पागल हो रहा है, उसे ये सब बता रहा है। जितना उसने समझाने की कोशिश की, उतना ही बुरा लगा और वह जल्दी से पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। वाणी ने कभी इतना प्यारा मुकेश नहीं देखा था और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने जबरदस्ती हंसी रोकी। क्या ये संभव है कि आप वास्तव में बीमार नहीं हैं और डॉक्टर आपसे झूठ बोल रहा था? ये पहली या दूसरी बार नहीं था जब जया कीर्ति ने डॉक्टरों को रिश्वत दी थी। वाणी लंबे समय से ऐसी चालों से परिचित थी और उसने तुरंत इस पहलू पर अपनी जांच शुरू कर दी थी। निश्चित रूप से उसने पाया कि डॉक्टर कुछ संदिग्ध कर रहा था, लेकिन तब तक वह व्यक्ति देश छोड़कर भाग चुका था, जिससे उसे अस्थायी रूप से जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो गया। वह मुकेश को बताना चाहती थी, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिला था। अब जब वह खुद मान रहा था, मुकेश को अचानक समझ आया। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने जल्दी से कार का दरवाजा बंद किया और भाग गया जैसे किसी से पीछा छुड़ा रहा हो। वाणी इतना हंसी कि सीधे खड़ी नहीं हो पाई। वह इतना प्यारा मासूम है कि मैं उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकती। दुनिया की सारी अच्छाई भी उसके आकर्षण के मामूली संकेत जितनी मनमोहक नहीं है। तेरे की, वाणी, तुमने फिर से एक सुंदर पुरुष को अपने विचारों में उलझने दिया। घर लौटने के बाद वह करवटें बदलती रही, सो नहीं पाई। उसे अनिद्रा थी। अगली सुबह जानवी ने मुकदमा दायर करने के लिए पहले ही किसी को अदालत भेज दिया था। यह उसका और उसके बड़े भाई का आखिरी फैसला था। चूंकि मामला बढ़ गया था, उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी थी। बिन्या कौर को न्याय के कटघरे में लाना था और उसे समर्थन देने वालों को एक स्पष्ट चेतावनी देनी थी। जानवी को लगा कि जया कीर्ति अब कांटों पर होगी। जैसा कि जानवी को उम्मीद थी, जया कीर्ति न सिर्फ बेचैन थी, वह इतनी चिंतित थी कि उसे खाने पीने की भी इच्छा नहीं थी। यह अचूक होना चाहिए था। उसने 6 महीने पहले ही वह चीज तैयार कर ली थी। इस जाल को बिछाने के लिए इतनी परेशानी उठाई थी। यह विफल कैसे हो सकता है? जब उसके अधीनस्थों ने उसे बताया कि सिद्धार्थ वर्धन भी इसमें शामिल हो गया है, तो वह लगभग गुस्से से फट पड़ी। जानवी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर सिद्धार्थ वहां नहीं होता, तो तुम निश्चित रूप से मर जाती। वह इस बार इसे जाने देगी। हालांकि दू मेरी ने कहा था कि बिन्या कौर उसे आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ अप्रत्याशित करेगी। वह इंतजार करेगी और देखेगी। डिंग डोंग, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। यशवंत उसके सामने प्रकट हुआ। जया कीर्ति ने अजीब तरह से बालों की एक लट कान के पीछे टक की। यशवंत, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या सिद्धार्थ मुझसे मिलना चाहता है? एक चोर के दोषी अंतःकरण के साथ उसने अपने आंतरिक भय को छिपाया और बनावटी शांति से पूछा, क्या आपने शीर्ष समाचार देखा है? क्या समाचार? जया कीर्ति ने नासमझी का नाटक किया। यशवंत के चेहरे के भावों को गहरा होते देखकर उसने अचानक महसूस करने का नाटक किया। ओह, आपका मतलब जैन परिवार की परेशानी से है। उसने बड़ी सहानुभूति से कहा, मैंने सुना कि वे एक महिला सेलिब्रिटी द्वारा रचे गए सुआ कटाई घोटाले के शिकार हुए थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुकेश, जो आमतौर पर इतना बुद्धिमान लगता है, ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करेगा। वह वास्तव में गलत तरह के इंसान से मिला। मुझे उम्मीद है कि वह इससे सबक लेगा। यशवंत, आप केवल गपशप करने के लिए इतनी दूर नहीं आए होंगे, है ना? दू मेरी ने सब कुछ कबूल कर लिया है।
उसने कहा कि आप शामिल थी, मिस जया। इस बारे में आपको क्या कहना है? जया कीर्ति के होंठ फड़फड़ाए। ये कैसे संभव है? मैं जाह्नवी से न बनूं, पर जैन परिवार से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप मुझ पर कोई भी गंदा काम थोप नहीं सकते। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं सिद्धार्थ से मिलने जा रही हूँ। वह मुझ पर इस तरह लांछन नहीं लगा सकता। दू मेरी कहाँ है? मैं उसका सामना करना चाहती हूँ। दरवाजा खोलते हुए उसने सिद्धार्थ वर्धन को थोड़ी दूर खड़ा देखा। जया कीर्ति ने खुद को संभाला और पास गई। नेक रोष और लाल आंखों के साथ उसने उस पर आरोप लगाया, सिद्धार्थ, भले ही मैंने गलतियां की हैं, मैं पहले ही उनके लिए कीमत चुका चुकी हूं। क्या आपको मुझे कोने में धकेलना और इस तरह मेरा अपमान करना मनोरंजक लगता है? क्या तुमने वास्तव में यह नहीं किया? सिद्धार्थ वर्धन ने उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं देखी। अगर वह सच नहीं कह रही थी, तो उसे वास्तव में आश्चर्य होगा कि क्या उसके सामने की यह महिला वही जया कीर्ति थी जिसे वह एक समय जानता था। उसका अभिनय शानदार था। इसका वास्तव में मुझसे कोई लेना देना नहीं था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप पुलिस को बुला सकते हैं। उन्हें जांच करने दें और इस सब को साफ करने दें। हर कोई जानता है कि दू मेरी और मेरा कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ था क्योंकि मैं उसे जाह्नवी और वाणी के साथ सबसे अच्छा सौदा नहीं दिला सकी। अब जब वह मुझ पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश कर रही है, तो क्या आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या वह सच कह रही है? हो सकता है कि वह सिर्फ मुझे अपने साथ नर्क में घसीटना चाहती हो। हमारे रिश्ते में हाल ही में बहुत तनाव रहा है। जो भी हमें जानता है वह इस बात से वाकिफ है। ऐसे समय में, जब लोग मुझसे नफरत करते हैं, कौन मुझे और नीचे नहीं गिराना चाहेगा? आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये दिन मेरे लिए कितने मुश्किल रहे हैं। जया कीर्ति ने एक सिसकी को दबाया, उसकी आंखें सिद्धार्थ वर्धन की ओर गई। उसने याओवांग की बिल्कुल भी मदद नहीं की है। उसे जाह्नवी से पूरी तरह से मोहभंग हो गया होगा। उस स्थिति में उसे सिद्धार्थ वर्धन के कुछ भी कहने का डर कम था। उसे सिर्फ पीड़ित का नाटक करना था और कमजोर दिखना था। सिद्धार्थ वर्धन ने भौहें चढ़ाईं। तुम अपना ध्यान रखो। इसके साथ वह एक और शब्द कहे बिना मुड़ा और चला गया। जया कीर्ति ने अपने लाल होंठ काटे, फिर भी नाराज महसूस कर रही थी। लेकिन फिर उसने उसकी निष्क्रियता के बारे में सोचा और निश्चित महसूस किया कि उसके मन में अभी भी उसके लिए कुछ प्रेम बाकी है। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उसके होंठों को छू गई। अच्छा हुआ कि वह तैयार थी। दू मेरी और बिन्या कौर, वे बेवकूफ, उस पर दोष नहीं लगा पाएंगी। जाह्नवी, ओ जाह्नवी, अब जब सिद्धार्थ वर्धन याओवांग के साथ तुम्हारी मदद भी नहीं कर रहा है, तो तुम पूरी तरह से निराशाजनक हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जैन समूह को अभी नहीं गिरा पाए। इसे एक छोटा ट्रायल रन समझो। याओवांग मेरा होगा। बस इंतजार करो। कार ट्रैफिक के अंतहीन प्रवाह में सुचारू रूप से आगे बढ़ी। पीछे देखने वाले शीशे से यशवंत ने चुपके से सिद्धार्थ वर्धन को देखा। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी उंगलियां अपनी सीट के आर्मरेस्ट पर थपथपा रही थीं। वह गहरे विचारों में था, उसकी आंखों में एक अमिट छाया थी, जो उत्पीड़न की एक अमूर्त आभा बिखेर रही थी। वह महसूस कर सकता था कि जैन परिवार की इस घटना ने बॉस को वास्तव में क्रोधित कर दिया था। भले ही जया कीर्ति इस घटना से जुड़ी हुई थी या नहीं, बॉस अब उस महिला पर भरोसा नहीं करेंगे जो सिर्फ नाटक करना जानती थी। उसका उपकारी कार्ड अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। सिद्धार्थ वर्धन ने यशवंत की ओर ठंडी निगाह से देखा। और वह, यशवंत, एक पल के लिए चौंक गया, जल्दी से महसूस किया कि बॉस किसके बारे में पूछ रहा है और जवाब दिया, फतेह सिंह जैन परिवार के पुराने घर गया है। जाह्नवी शायद अभी उसका मनोरंजन कर रही होगी। सिद्धार्थ वर्धन का चेहरा और भी गहरा हो गया। वह औरत, घर में किसी और आदमी को बुलाना, उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह उसे चीर देना चाहता था। यशवंत मदद नहीं कर सका लेकिन जोर से निगल गया। बॉस, क्या हम अभी भी घर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, और मैं उस दुस्साहसी औरत को अपने साथ वापस ले जा रहा हूं। फतेह सिंह बिना बुलाया आया था। वह कई उपहार भी लाया था, लगभग हर किसी के लिए, जिसमें जैन परिवार के नौकर भी शामिल थे। जाह्नवी की मां का उत्साह उनके भावी दामाद के लिए जितना वह उसे देखती थी, उतना ही बढ़ता गया, और उन्होंने सीधे उसे रात को रुकने के लिए आमंत्रित किया। मां, आप फतेह सिंह को ज्यादा नहीं जानती हैं। क्या उसे ऐसे ही रात रुकने के लिए कहना थोड़ा असभ्य नहीं है? जाह्नवी लगभग फूटने वाली थी। उसने उम्मीद की थी कि उसकी मां उत्साहित होंगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी अति उत्साही, लगभग डरावनी हद तक होंगी। जाह्नवी के पिता कुछ हद तक अवाक थे। उनकी पत्नी खुश थी। वह क्या कर सकते थे? वह साफ मना नहीं कर सकते थे। जाह्नवी की मां ने उसे एक नजर दी। ऐसा नहीं है कि हम उसे तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सोने के लिए कह रहे हैं। जैन परिवार में बहुत सारे अतिथि कमरे हैं, क्या वह सिर्फ एक नहीं चुन सकता? मुझे लगता है कि तुम्हारे बगल वाला खाली कमरा काफी अच्छा है। ये बड़ा और विशाल है, जिसमें एक बालकनी भी है। शाम को रेड वाइन का आनंद लेने के लिए नज़ारा एकदम सही है। जाह्नवी अवाक रह गई। उसकी मां वास्तव में सिर्फ एक कदम दूर थी फतेह सिंह को उसके कमरे में धकेलने से। क्या वह इतनी बेताब दिखती थी कि उसकी शादी करा दी जाए?
फतेह सिंह मुस्कुराया और विनम्रता से सिर हिलाया। वास्तव में मेरे घर पर कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी है। चाची, मैं आपके दयालु इरादों की सराहना करता हूँ। जानवी ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि उसमें कुछ सीमाओं का बोध है। जानवी की मां निराश दिखी। ओह, ऐसा है। खैर, शायद अगली बार। लेकिन आपको आज रात के खाने के लिए रुकना होगा। उसके मना करने का इंतजार किए बिना जानवी की मां ने तुरंत नौकरों को रात का खाना तैयार करने के लिए बुलाया। बहुत अच्छा, तो मैं सम्मानपूर्वक स्वीकार करूंगा। उसने जानवी की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक विनम्र, सज्जन मुस्कान थी। जानवी की मां ने जितना उसे देखा, उतना ही उसे वह पसंद आया। वह कितना व्यवहार कुशल है और जानता है कि लोगों को कैसे जीतना है। क्या उसके जैसा हीरा कुंवारा उस हमेशा गंभीर चेहरे वाले सिद्धार्थ वर्धन से कहीं बेहतर नहीं है? जानवी की मां ने उत्साह से सुझाव दिया, फतेह, आप शतरंज खेलते हैं, है ना? हमारे पुराने जैन इसमें काफी अच्छे हैं। आप दोनों पहले कुछ राउंड खेल सकते हैं, रात के खाने में थोड़ा और समय लगेगा। जरूर। हर कोई लिविंग रूम से अध्ययन कक्ष के रिसेप्शन क्षेत्र में चला गया। जैसे ही फतेह सिंह जानवी के पास से गुजरा, उसने उसके कान में फुसफुसाया, चिंता मत करो। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है कि हम बहुत तेज चलें, तो मैं तुम्हारी गति के अनुरूप चलूंगा। मैं वास्तव में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, किसी भी चीज की परवाह किए बिना, सिर्फ इसलिए कि यह पहली नजर का प्यार था। जानवी उसके शब्दों से अवाक रह गई। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह पहले ही उसके पिता के पीछे अध्ययन कक्ष में चला गया था। पुरुष की पीछे हत्ती आकृति को देखते हुए जानवी ने अपनी उंगलियों को चुभाया। उसने कुछ असहाय महसूस किया। जानवी के पिता, जो खेल पर हावी हो रहे थे, बहुत खुश थे और काफी गर्व महसूस कर रहे थे। आह, फतेह, उन्होंने उसे वैसे ही संबोधित किया जैसे जानवी की मां करती थी। आपका शतरंज कौशल काफी प्रभावशाली है, आप मुझसे सिर्फ थोड़ा सा ही पीछे रहे। अभ्यास करते रहिए, और आप निश्चित रूप से सुधार करेंगे। जब आप फ्री हो तो आइए, चाचा आपको सिखाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आप जहां भी जाएंगे, हावी हो जाएंगे। यह जवान आदमी वास्तव में सिद्धार्थ वर्धन की तुलना में आंखों को बहुत आसान लगता है। वह आदमी मेरे खिलाफ खेलते समय कभी संकोच नहीं करता, इसलिए मैं अक्सर बिना किसी मुकाबले के बुरी तरह हार जाता हूं। इसने उसे अपने दोस्तों के बीच अपने अपराजित रिकॉर्ड पर भी संदेह करना शुरू कर दिया था। वह सिद्धार्थ वर्धन वास्तव में खुशामद करना नहीं जानता। उसने मानसिक रूप से फतेह सिंह को अतिरिक्त अंक दिए। जानवी एक फलों की प्लेट लेकर अंदर आए और अपने पिता को फतेह सिंह को जोरदार तरीके से सांत्वना देते हुए सुना। उसने शतरंज बोर्ड पर एक नजर डाली। वह सिर्फ आधे पत्थर से हारा था। अगर वह गलत नहीं थी, तो फतेह सिंह जीतने से ज्यादा हारा था, 5 में से 4 गेम। वह कभी भी ज्यादा से नहीं हारा, नहीं वह बड़े अंतर से जीता, खेल को पूरी तरह से नियंत्रित करता रहा। ऐसे शानदार शतरंज कौशल के साथ, वह निश्चित रूप से सिद्धार्थ वर्धन के बराबर था। कितना अविश्वसनीय रूप से गहरा और अथाह आदमी। फिर भी, वह कुछ भी ऐसा कहने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर पाई जो उसके पिता की भावनाओं को कम कर सके। पिताजी, रात के खाने का समय हो गया है। उसकी निगाहें फतेह सिंह पर पड़ीं। फतेह सिंह ने खूबसूरती से शतरंज के मोहरों को इकट्ठा किया और ईमानदारी से कहा, चाचा, आपका कौशल वास्तव में असाधारण है। कोई भी सिर्फ जानवी को देखकर बता सकता है, वह स्पष्ट रूप से आप पर गई है। वह फिर से मेरी बेटी की तारीफ कर रहा है। जानवी के पिता और भी खुश हुए। आपकी पसंद अच्छी है। मेरी बेटी हर तरह से अद्भुत है। वह सिर्फ प्यार में थोड़ी मूर्ख थी, लेकिन शुक्र है, अब वह होश में आ गई है। जब मेरी ये लड़की किसी के प्रति समर्पित होती है, तो वह बिना किसी आरक्षण के पूरे दिल से ऐसा करती है। हम बूढ़े लोगों के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जब जानवी की शादी होगी, तो हम जैन समूह के आधे शेयर उसे दहेज के रूप में देंगे। फतेह सिंह ने एक भौं उठाई। जानवी ने निराशा में अपना पैर पटका। पिताजी, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं इस जीवन में शादी नहीं कर रही हूं। आप और मां क्यों मेरे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और मुझ पर जबरदस्ती शादी थोपने की कोशिश कर रहे हैं? जब पिताजी ने ऐसा कहा, तो वह स्पष्ट रूप से फतेह सिंह को पैसे से लुभाने की कोशिश कर रहे थे। जैन समूह की संपत्ति सैकड़ों अरबों की है। इसके आधे शेयरों की पेशकश से कौन नहीं ललचाएगा? बकवास। कौन सी महिला शादी नहीं करती? फतेह सिंह ने चीजों को आसान बनाया, कहा, मुझे दहेज की जरूरत नहीं है। मैं ईमानदारी से जानवी से शादी करना चाहता हूँ। देखा, फतेह कितना सच्चा है, और तुम बस अपने आशीर्वाद के लिए कृतघ्न हो। जानवी मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपनी आंखें घुमाईं। क्या कोई ऐसा पुरुष था जिसे उन्होंने पहले उसके सामने परेड नहीं किया था, उसे एक अच्छा मेल घोषित करते हुए? उसके माता पिता सिर्फ उसे शादी करने के लिए बेताब थे, उसे सिद्धार्थ वर्धन से दूर करने के लिए, ताकि वह और आहत न हो। समूह बाहर आया और भोजन की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुआ, खुशी से अपना भोजन शुरू करने की तैयारी कर रहा था। बटलर जल्दी से अंदर भागा। इससे पहले कि वह बोल पाता, एक ठंडी आवाज ने हस्तक्षेप किया, माँ, पिताजी, क्या आप मेहमानों का मनोरंजन कर रहे हैं? सिद्धार्थ वर्धन अंदर चला गया।
एक तीखे सूट में कपड़े पहने हुए उसने एक थोपने वाली आभा बिखेरी। वह जानवी के बगल में चला गया, एक कुर्सी खींच ली और बिना बुलाए बैठ गया। जानवी के पिता अजीब तरह से हंसे और जानवी की मां की ओर देखा। जानवी की मां ने एक उदास अभिव्यक्ति पहनी थी। उसने अभी हमारे बेटे की मदद की, कुछ भी कहना सही नहीं होगा, है ना? लेकिन मैं वास्तव में नहीं चाहती कि सिद्धार्थ वर्धन रुके। वह मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, जिससे बोलना और भी मुश्किल हो जाता है। ये मुकेश था जिसने अपनी नाक रगड़ी और फिर एक नौकर को निर्देश दिया, ओम, एक अतिरिक्त कटोरा और चॉपस्टिक जोड़ो। सिद्धार्थ वर्धन, तुम इस समय पार्टी में बिन बुलाए क्या कर रहे हो? अभी भी उन्हें माँ और पिताजी कह रहा है। हमारा तलाक पहले ही हो चुका है। मैंने उसे बार बार चेतावनी दी है, तो वह क्यों नहीं बदलेगा? वह पहले कभी इतना दोस्ताना नहीं था। क्या वह भूल गया है कि वह जैन परिवार में आने पर हमेशा कितना गंभीर चेहरा रखता था, जैसे कि हम पर उसका सैकड़ों अरबों का कर्ज हो? मैंने सुना है कि अध्यक्ष फतेह भोजन के लिए चक्कर लगाना पसंद करते हैं। तो मैं देखने आया कि क्या त्यान्याओ समूह आपके मुख्य तकनीकी इंजीनियर को छीनने के बाद अब उसे खिलाने का सामर्थ्य नहीं रखता, इस प्रकार अध्यक्ष फतेह को भटकने के लिए मजबूर कर रहा है। उसकी जुबान हमेशा की तरह विषैली है। वातावरण तनावपूर्ण और आवेशित हो गया। फतेह सिंह मुस्कुराया, अप्रभावित। निश्चित रूप से निदेशक सिद्धार्थ इतने बुरे हारे नहीं हैं। क्या आप अब नखरे दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने आपके मुख्य चिप विकास इंजीनियर को छीन लिया? जैसे तुम उसके लायक हो। सिद्धार्थ वर्धन ने ठंडी हंसी उड़ाई। स्पष्ट कर दूं, मैं जैन निवास पर भोजन कर रहा हूं, सिद्धार्थ निवास पर नहीं। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि आप इतने कटु व्यंग्यात्मक क्यों हो रहे हैं, निदेशक सिद्धार्थ। अगर मुझे सही याद है तो आप और जानवी का तलाक पहले ही हो चुका है ना? उस एक वाक्य ने सिद्धार्थ वर्धन की दुखती रग पर वार किया। उसकी गुस्से भरी निगाह ऐसी लग रही थी जैसे वह फतेह सिंह को हजारों कटों से मारना चाहता हो। तो वह मुझ पर विरोध करने के लिए मर चुका है। उसने वास्तव में हाल ही में कुछ साहस विकसित किया है। फतेह सिंह बेखौफ मुस्कुराया और जानवी के पिता और मां से कहा, चाचा और चाची ने मुझे रात के खाने के लिए रुकने पर जोर दिया, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। हालांकि निदेशक सिद्धार्थ बिना बुलाए आए और अभी भी एक पूर्व पति के रूप में अपनी स्थिति की स्पष्ट समझ नहीं रखते हैं। वह काफी बेशर्म है। फतेह सिंह के शब्द सुनकर जानवी अपनी सांस रोक नहीं पाई। वह निश्चित रूप से एकमात्र व्यक्ति थी जिसे उसने सिद्धार्थ वर्धन से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हुए देखा था। जानवी के पिता और मां के चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से अलग थे। सिर्फ मुकेश ही नाटक का आनंद लेता दिख रहा था। जब बिन्या कौर मुझे परेशान कर रही थी तो वह भी हंसा। जो बोओगे वही काटोगे। सिद्धार्थ वर्धन ने एक सिगरेट जलाई, एक गहरी कश ली। उसकी आंखें हत्यारे इरादे से चमकती हुई फतेह सिंह पर टिकी हुई थीं। उसने कहा, आखिरी व्यक्ति जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी, उसकी बहुत भयानक मौत हुई थी। बस, जानवी ने चिड़चिड़ी होकर गुर्राया। तुम लोग ये भोजन कर सकते हो, मैं जा रही हूं। उसका इरादा पहले स्थान पर भोजन के लिए रुकने का नहीं था। उसने बगल से अपना कोट पकड़ा, मुड़ी और दूर चली गई। जानवी, फतेह सिंह ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन सिद्धार्थ वर्धन पहले ही तेजी से उसके पीछे बाहर निकल चुका था। जब वे दरवाजे पर पहुंचे, सिद्धार्थ वर्धन, जो उसके पीछे भागा था, ने जानवी को पकड़ा और उसे अपनी कार में धकेल दिया। जानवी ने संघर्ष किया। सिद्धार्थ वर्धन, तुम क्या कर रहे हो? वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और जानवी की सीट बेल्ट बांध दी। अगर तुम मुझे गुस्से में नहीं भड़काना चाहती तो बस अच्छा व्यवहार करो। हमेशा इतना दबंग। जानवी ने नफरत में अपने दांत भींचे। सिद्धार्थ वर्धन ने एक्सीलरेटर पर जोर दिया और तेजी से निकल गया। आधे घंटे बाद जानवी ने खुद को सिद्धार्थ के सी व्यू विला को देखते हुए पाया। मुझे घर ले चलो। सिद्धार्थ वर्धन ने जानवी की ओर देखा, उसकी आंखें रात से भी ज्यादा ठंडी थीं। तुम्हारे माता पिता दोनों को फतेह सिंह पसंद है, क्या आपने खुद नहीं देखा? जानवी ने अपना सिर फेर लिया। जानवी, मैंने तुम्हें बताया है, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा जिससे तुम संपर्क करने की हिम्मत करोगी। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि वह त्यान्याओ समूह का अध्यक्ष है, वह तुम्हें सहारा दे सकता है। सिद्धार्थ वर्धन अपना गुस्सा रोके हुए था, उसकी नसें उभरी हुई थीं। वह कभी किसी को उसका विरोध करने की अनुमति नहीं देगा। अपने हाथों को अपनी छाती पर बांधकर जानवी बेपरवाह दिखी और हंसी। आगे बढ़ो, मैं खुश हूंगी अगर तुम उसे नष्ट कर दो। अगर त्यान्याओ समूह नष्ट हो गया तो वह स्थिति का फायदा उठाकर उसे अपने कब्जे में ले सकती थी। तब जैन समूह, हावहान समूह और त्यान्याओ समूह सब उसके हो जाएंगे। इस विचार ने उसे खुश कर दिया। सिद्धार्थ वर्धन ने भौहें चढ़ाईं, जानवी की आंखों में उत्साह को देखा और ठंडी हंसी उड़ाई, सिर्फ ख्याली पुलाव। वह अचानक शांत हो गया, महसूस किया कि जानवी फतेह सिंह की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी, उसके लिए उसके मन में कोई भावनाएं नहीं थीं। ये सिर्फ इतना है कि तुम अयोग्य हो। तुम्हारी चिप विकास कोर टीम को छीन लिया गया है। देखते हैं कि तुम पूरे बोर्ड को ये कैसे समझाते हो।
सिद्धार्थवर्धन, ऐसा लगता है कि शीर्ष पर तुम्हारा समय खत्म हो गया है। उसने बेरहमी से उसके घावों पर नमक रगड़ा। खुफिया जानकारी के अनुसार सिद्धार्थवर्धन का हाल ही में हावहान समूह में कठिन समय चल रहा था। क्या तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो? मैं इस तरह की चिंता स्वीकार नहीं करता, उसने कहा। वह करीब झुका, उसका सुंदर चेहरा अचानक पास आ गया, जिससे जाह्नवी के दिल की धड़कन बढ़ गई। पागल। स्ट्रीट लैंप से नारंगी चमक उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी त्वचा इतनी साफ थी कि एक भी रोमच्छिद्र दिखाई नहीं दे रहा था। एक और जीवनकाल से महसूस होने वाली एक स्मृति ने अचानक जाह्नवी पर हमला किया। उनके कॉलेज के दिनों की एक झलक, उसे उसी नारंगी स्ट्रीट लैंप के नीचे भागते हुए। उसने सोचा था कि वह कितना सुंदर दिखता है, उसकी आभा विशेष रूप से आकर्षक थी। धत्तेरे की, वह उसे इतना पसंद करती थी, खुद को रोक नहीं पाती थी। उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे दर्द में फट रहा हो, फिर उसका दिमाग अचानक साफ हो गया। जाह्नवी ने उसे दूर धकेल दिया। सिद्धार्थवर्धन, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। एक दिन तुम्हारा अभिमान तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। उसने सिद्धार्थवर्धन को एक तरफ धकेल दिया और कार से बाहर निकल गई। सीव्यू विला के आसपास एक भी कार नहीं थी। उसका विला एक महल जितना बड़ा था, जो द्वीप के आधे तट पर कब्जा करता था। अगर जाह्नवी को बाहर निकलना पड़ता, तो उसके पैर की उंगलियां घिस जातीं। अभी भी चिढ़कर, वह वापस कार में बैठ गई। मुझे घर ले चलो। सिद्धार्थवर्धन दोनों दबंग और खतरनाक था। ये तुम्हारा घर है। सिद्धार्थवर्धन ने उसे उठा लिया और बिना किसी और चर्चा के उसे कार से बाहर निकाल लिया। तुम कमीने। जाह्नवी, संघर्ष करने में असमर्थ, अपनी पूरी ताकत से उसकी छाती पर वार करने लगी, लेकिन उसके प्रयास गुदगुदी जितने अप्रभावी थे। सिद्धार्थवर्धन उसे पहले ही घर के अंदर ले जा चुका था। जाह्नवी को नीचे रखने के बाद उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें फतेह सिंह से फिर से संपर्क करने की अनुमति भी नहीं दूंगा। अच्छा व्यवहार करो, आज रात यहीं रुको और मैं तुम्हें कल जाने दूंगा। हलचल लगभग रात 11:30 बजे तक जारी रही। उसके पेट में हल्की सी पीड़ा हुई, आंदोलन शायद बहुत ज्यादा था, और बच्चे शायद विरोध कर रहे थे। जाह्नवी ने अपना होंठ काटा, अनिच्छा से चेतावनी दी, अगर अगली बार ऐसा हुआ, तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हारे मर्दांगी पर वार करूंगी। सिद्धार्थवर्धन ने उसकी निगाहों का पीछा करते हुए अपने निचले शरीर की ओर देखा और गहरी भौहें चढ़ाईं। इस महिला में एक हिंसक लकीर है, उसे ठीक करने की जरूरत है। वह उसके विकृत सोच को सही करने के इरादे से दूसरी मंजिल के बेडरूम में उसके पीछे गया। एक फेंकने वाला तकिया उसकी ओर उड़ा, लेकिन सिद्धार्थवर्धन ने तेज प्रतिक्रियाओं के साथ उसे पकड़ लिया। अपने ही पति की हत्या का प्रयास। तुम किस तरह के पति हो, तुम निकम्मे इंसान जो दूसरी महिला को देखकर अपनी पत्नी को भूल जाते हो। उसने पलटवार किया। जाह्नवी हर बार जब वह सोचती थी कि जया कीर्ति से अभी तक निपटा नहीं गया है, तो वह गुस्से में थी। उसे सिर्फ फतेह सिंह की बांह से चिपके रहना चाहिए और उसे गुस्से से मार डालना चाहिए। मुख्य दरवाजा बंद हो गया और अंदर से नहाने की आवाज आई। सिद्धार्थवर्धन का गहरा, उलझा हुआ चेहरा एक पल के लिए शांत हो गया। जैसे ही वह मुड़ा, उसने जाह्नवी को चिल्लाते हुए सुना, सिद्धार्थवर्धन, मुझे बचाओ। जाह्नवी खून बह रहा था। सिद्धार्थवर्धन दरवाजे से फटा और जाह्नवी को पाया, उसके बाथरोब का किनारा खून से लथपथ था, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। आधी रात में, सिद्धार्थवर्धन उसे एक निजी अस्पताल ले गया। उसका दिमाग अफरा तफरी में था, भिनभिना रहा था, और उसने एकदम घुटने वाली सनसनी महसूस की, जैसे डूब रही हो, उसकी उंगलियां कांपना बंद नहीं कर रही थीं। कई परीक्षाओं के बाद, डॉक्टर ने मास्क हटा दिया। आप ठीक समय पर पहुंची, अन्यथा, बच्चा खो सकता था। आपकी गर्भाशय की दीवार पतली है, इसलिए आपको कुछ समय के लिए बिस्तर पर आराम करना होगा। सिद्धार्थवर्धन को दरवाजे के बाहर बैठे देखकर, डॉक्टर ने पूछा, वह आपके पति हैं, है ना? वह ये नहीं भूली थी कि पिछली बार अस्पताल में क्या हुआ था, उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। जाह्नवी ने विनती की, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें इस बच्चे के बारे में पता चले। उनका किसी और के साथ संबंध है और वह जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। हालांकि उसके शब्दों में सहानुभूति जगाने के लिए कुछ झूठ शामिल थे, वे अनिवार्य रूप से सच थे। पहले, उसने जया कीर्ति से शादी करने के लिए उसे तलाक के लिए मजबूर किया था। डॉक्टर बाहर आया। सिद्धार्थवर्धन ने तुरंत पूछा, वह कैसी है? उसने शायद ये भी महसूस नहीं किया होगा कि उसकी अवचेतन चिंता कितनी स्पष्ट थी। महिला डॉक्टर एक पल के लिए झिझकी, फिर जवाब दिया, कुछ गंभीर नहीं, सिर्फ गंभीर तनाव के कारण मासिक धर्म में अनियमितता और महत्वपूर्ण रक्तस्राव। अच्छा, मैं समझ गया, उसने जवाब दिया। जैसे ही सिद्धार्थवर्धन अंदर जाने लगा, महिला डॉक्टर मदद नहीं कर सकी, लेकिन जोड़ा, अगर आपके पास समय है, तो रोगी की भावनाओं का अच्छे से ध्यान रखें, और भविष्य में अधिक चौकस रहें। उसे बिस्तर से न उठने देना सबसे अच्छा है। उसके मिजाज को ऊपर रखना महत्वपूर्ण है। अन्यथा, अगर उसे फिर से रक्तस्राव होता है, तो यह उसकी भविष्य की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है।
पुरुष की आंखों में लटकी हुई स्नेह को देखकर महिला डॉक्टर ने मध्यस्थता करने का फैसला किया। आखिरकार पति पत्नी के लिए सुलह करना हमेशा बेहतर होता था। सिद्धार्थ वर्धन ने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना गंभीर होगा। उसने दरवाजा खोला और जाह्नवी को खून से सने अपने बाथरोब को पागलपन से पकड़े हुए पाया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहना चाहती। तुमने मुझे यहाँ लाने पर जोर दिया। अब देखो, मैं तुम्हारे घर में लगभग मर गई। एक बार के लिए सिद्धार्थ वर्धन ने अपना गर्वित सिर झुकाया। ये फिर कभी नहीं होगा। मैं अब से तुम्हारी बात मानूंगा। ये किस तरह का रवैया था? उसे फुयुआन आधिकारिक निवास तक गाड़ी चलाते हुए देखकर जाह्नवी कुछ हद तक अविश्वसनीय थी। क्या आदमी बदल गया था? अप्रत्याशित रूप से वह कार से बाहर निकला और जाह्नवी को सीधे उस लोवांग में ले गया जिसे उसने खरीदा था। तुम क्या कर रहे हो? मैं खुद चल सकती हूँ, उसने विरोध किया। सिद्धार्थ वर्धन ने सख्ती से कहा, डॉक्टर ने मुझे तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहा और मुझे लगता है कि वह बिल्कुल सही है। यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी देखभाल तब तक करूंगा जब तक तुम्हारी फॉलोअप अपॉइंटमेंट यह नहीं दिखाती कि तुम स्वस्थ हो। आज से मैं तुम्हारी व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने के लिए यहीं रहने आ रहा हूं। तुम क्या कह रहे हो? उसने पूछा। जाह्नवी को सिद्धार्थ वर्धन ने वापस उसके कमरे में ले जाया गया। उसे नीचे रखने के बाद उसने जो कुछ भी कहा उसे नजरअंदाज करते हुए सिद्धार्थ वर्धन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और आश्चर्यजनक रूप से सीधे बगल के अतिथि कमरे में चला गया। नहीं, क्या उसने डॉक्टर से इस आदमी को दूर भेजने के लिए बहाना बनाने के लिए कहा था? वह उसके पास कैसे आ गया? वह बेहोश महसूस कर रही थी। सुबह जल्दी जाह्नवी बिस्तर से उठी। जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरी, उसने एक मेज देखी जो एक शानदार नाश्ते से लदी हुई थी। रसोई में सिद्धार्थ वर्धन चावल तैयार करते समय अपने फोन पर एक खाना पकाने का ऐप देख रहा था। एप्रन उस पर थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था लेकिन उसके सौंदर्य से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। एक दबंग सीईओ की आभा ने रसोई के पूरे माहौल को ऊपर उठा दिया। जब सिद्धार्थ वर्धन ने जाह्नवी को नीचे आते देखा तो उसने अपनी निगाह थोड़ी ऊपर उठाई और कहा, भोजन के लिए भोजन कक्ष में जाओ और इंतजार करो। फिर उसने ध्यान से फल काटना जारी रखा। गर्म धूप उस पर पड़ रही थी और उस पल में सिद्धार्थ वर्धन चमकता हुआ लग रहा था। जाह्नवी मदद नहीं कर सकी लेकिन अपनी आंखें रगड़ दी, संदेह करते हुए कि वह क्या देख रही थी। सिद्धार्थ वर्धन खाना बना रहा है और ध्यान से उसके लिए फल काट रहा है। जैसे जैसे व्यंजन परोसे गए, सिद्धार्थ वर्धन ने अपना एप्रन उतारा और उसके सामने बैठ गया। तुम क्या देख रही हो? खाओ। फिर उसने उसे एक कटोरा दलिया परोसा। मैंने एक नुस्खा का पालन किया। मुझे नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा है, इसलिए इसे आजमाओ। तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी नहीं है, ये वास्तव में घटिया है। जाह्नवी ने उस पर आंखें घुमाईं। यह आदमी न बोले तो बेहतर है। क्या उसने सोचा था कि हर कोई उसकी तरह फिजूल खर्ची करने वाला था? उसके रेफ्रिजरेटर हर बार जब वह किसी के घर आता था तो स्वादिष्ट व्यंजनों से भरे होते थे जिसका वह किसी भी समय स्वाद ले सकता था। सफेद चावल के दलिया का एक चम्मच बेपरवाही से लेकर अपने मुंह में डालते हुए जाह्नवी की आंखें चमक उठीं। स्वाद काफी अच्छा है। तुम्हारे अंदर खाना पकाने की थोड़ी प्रतिभा है। जिस तरह से जाह्नवी ने उसे देखा वह बदल गया। सिद्धार्थ वर्धन के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़े, लेकिन फिर उसने इसे दबा दिया। यशवंत आखिरकार सही था। महिलाएं उन पुरुषों के खिलाफ निहत्थी होती हैं जो खाना बना सकते हैं। ये सरल कार्य, वह इसे आसानी से संभाल सकता था। अगले ही पल जाह्नवी ने उसके द्वारा बनाई गई कटी हुई आलू खाए और चिल्ला उठी, पीटीओई, पीटीओई, पीटीओई। सिद्धार्थ वर्धन, क्या तुमने नमक व्यापारी से लड़ाई कर ली थी? सिद्धार्थ वर्धन ने भी अपनी चॉपस्टिक से एक टुकड़ा लिया और उसे थूक दिया। मैंने शायद सामग्री को गलत समझा होगा। जाह्नवी मदद नहीं कर सकी लेकिन हंस पड़ी। अगर तुम्हारे पास कौशल नहीं है तो काम मत लो। खाना बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। सिद्धार्थ वर्धन का चेहरा काला पड़ गया। चलो बाहर खाने चलते हैं। उसके जीवन में कुछ ही बार उसने खाना पकाया था, वह उसके लिए था और अब इसका बेरहमी से मजाक उड़ाया गया था। वह अवाक था। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ दलिया खाऊंगी। मुझे जल्द ही कंपनी जाना है। जया कीर्ति के जॉयंस का लॉन्च कॉन्फ्रेंस और फैशन शो कल निर्धारित था। जाह्नवी और चंचल वहां होंगे, पूरी तरह से जया कीर्ति को एक घातक झटका देने के लिए तैयार। मैं तुम्हें ले चलूंगा। सिद्धार्थ वर्धन ने एक सज्जन चालक की मुद्रा अपनाई। कोई जरूरत नहीं। क्या मजाक है? वह उसे दुश्मन के इलाके के दिल में कैसे जाने दे सकती थी? सिद्धार्थ वर्धन ने एक भौं उठाई। क्या तुम्हें एक गुप्त प्रशंसक पीछा कर रहा है, इसलिए अब तुम मेरे साथ रेखाएं खींचना शुरू कर रही हो? जब कोई पुरुष मेरा पीछा नहीं कर रहा था तब भी मैं तुम्हारे साथ स्पष्ट रेखाएं खींचना चाहती थी, जाह्नवी ने जिद से पलटवार किया। क्या तुम वह समय भूल गई जब तुम मेरे पीछे भागती थी, मुझसे विनती करती थी कि मैं तुम्हें न छोड़ूं? अतीत को फिर से कुरेद दिया गया, उनके बीच नंगा और कच्चा रखा गया। मृत यादों ने जाह्नवी के अभिमान पर हमला किया, जिससे वह चाहती थी कि वह शर्म से एक दरार में घुस जाए और छिप जाए।
वह उस समय इतनी मूर्ख कैसे हो सकती थी? सिद्धार्थ वर्धन, बहुत आगे मत जाओ। तुम वास्तव में 1 इंच दिए जाने पर फायदा उठाते हो। जहां तक मैंने पहले क्या किया, कृपया बस इसे ऐसा मान लें कि मैं अपने सही दिमाग में नहीं थी, ठीक है? अंधी, गलत व्यक्ति से प्यार कर रही थी। ये कहने के बाद जाह्नवी ने दरवाजा पटक दिया और चली गई। सिद्धार्थ वर्धन ने अपनी माथे को छुआ। क्या उसने कुछ गलत कहा था? याओवांग समूह, चंचल के सभी डिजाइन किए गए कार्य अब तैयार उत्पादों के रूप में प्रदर्शित थे। वाणी 1 घंटे से अधिक समय से उनकी प्रशंसा कर रही थी। जब उसने जाह्नवी को यात्रा से थका हुआ देखा, तो उसने तुरंत डांटा, क्या मैंने तुम्हें घर पर आराम करने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी यहाँ क्यों आई? जाह्नवी ने उसे पिछली रात के रक्तस्राव की घटना के बारे में बताया था, जिसने लगभग वाणी के दिल को उसकी छाती से बाहर डरा दिया था। उसने कसम खाई कि अब से, वह जो कुछ भी खुद संभाल सकती थी, उसे संभालेगी और निश्चित रूप से जाह्नवी को इसके बारे में पता नहीं चलने देगी। एक रात आराम करने के बाद, मैं इतनी अक्षम नहीं हूं कि बिस्तर से उठ न सकूं। उसने दूर चंचल को देखा, मॉडलों का मार्गदर्शन करते हुए। वह गंभीर और पेशेवर था, उसकी पूरी उपस्थिति रोशनी बिखेरती हुई लग रही थी। वह अद्भुत है। पहले, मैंने सोचा था कि वह सिर्फ एक छोटा लट्टू है जो खाने और मस्ती करने के अलावा कुछ नहीं जानता। हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि डिजाइन के क्षेत्र में, वह एक ईश्वर जैसी हस्ती है। कंपनी में कई लोग अब उसकी प्रशंसा करते हैं। देखो, वह पहले से ही मॉडल रिहर्सल कर रहा है। मुझे कहना होगा, उसके मार्गदर्शन में, मॉडल कपड़ों की विशेषताओं को बहुत विशिष्ट रूप से और बड़े फिनेस के साथ प्रस्तुत करते हैं। अगर मैं एक ग्राहक होती, तो मैं बिना किसी झिझक के पागलपन की तरह ऑर्डर दे रही होती। वह एक जन्मजात व्यापार प्रतिभा है। इतनी उच्च प्रशंसा, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा, हालांकि उसका दिल प्रशंसा से भरा हुआ था। चुनौती का सामना करना, दबाव संभालना और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चंचल बड़ा हो गया था। चलो, सब लोग, एक ब्रेक लो। अध्यक्ष हमारे लिए कॉफी लाए हैं। वाणी ने जाह्नवी को व्यक्तिगत रूप से चंचल को उसका कप सौंपने के लिए धकेल दिया। बड़ी बहन, तुम्हें आखिरकार थोड़ी ज़मीर आ गई। मैं कैसा कर रहा हूँ? ये वास्तव में प्रभावशाली है, असाधारण रूप से अच्छा है। तुमने कड़ी मेहनत की है। चंचल ने अपने सिर के पीछे खरोंचा। यह इतना आधिकारिक क्यों लगता है? यह मुख्य रूप से प्रोत्साहन है। मैं अब कंपनी के व्यापार सहयोग के बारे में अध्यक्ष ली से बात करने अंदर जा रही हूँ। तुम अपना काम जारी रखो। जाह्नवी ने उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए चली गई। उसकी पीछे हत्ती आकृति को देखते हुए चंचल का चेहरा, जो कुछ ही क्षण पहले मुस्कुराहट में घिरा हुआ था, अचानक जम गया। लगता है कि यह वास्तव में असंभव है। वह निराश महसूस कर रहा था। वाणी ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ चीजें, इंसान को खुद ही गुजरना पड़ता है, बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मुकेश ने अचानक फोन किया। वाणी ने जल्दी से घबराकर जवाब दिया, आप? क्या कुछ गलत है? मुकेश खांसा। क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता अगर कुछ महत्वपूर्ण नहीं है? उसने अदालत के दस्तावेजों को देखा जो उसे अभी मिले थे, जिसमें यह साबित करने के लिए सबूत शामिल थे कि उसका बिन्या कौर के साथ सोना असंभव था। जाह्नवी ने उसे सब कुछ बताया था। वाणी ने कई जगहों पर भागकर और कई तार खींचकर ये हासिल किए थे। हाँ, बिल्कुल, आप कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि आपने पहले कभी मुझे सक्रिय रूप से फोन नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ी हैरान हूँ। वाणी ने एक शांत जगह ढूंढी और चिंता के साथ कहा, आपको हाल ही में कुछ गुलदाउदी की चाय पीनी चाहिए। मुझे चिंता है कि आप मामले को लेकर तनाव में आ जाएंगे। मेरे सचिव को एक्सप्रेस डिलीवरी मिली। मैं इसे पी रहा हूँ। बहुत हिचकिचाहट के बाद, मुकेश ने कहा, मुझे तुम्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित करने दो। जरूर। सहमत होने के बाद, वाणी ने चाहा कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। एक महिला के रूप में, क्या वह थोड़ी और आरक्षित नहीं हो सकती थी? उसने झुंझलाहट में अपना सिर खटखटाया। जाह्नवी ने ली बिन के साथ काम समन्वय समाप्त करने के बाद, उसने समय की जांच की और कहा, ठीक है, मैं शो से पहले आराम करने के तरीके के रूप में सभी को रात के खाने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। लगातार काम करने से मशीनें भी थक जाती हैं। जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कोर टीम के सदस्यों ने लंबे समय तक कंपनी परिसर नहीं छोड़ा था। अंत में, जाह्नवी ने एक महंगा जापानी रेस्तरां चुना। हर कोई खुशी से बहस कर रहा था कि खाने के बाद कराओके के लिए जाना है या नहीं, जब वाणी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, वास्तव में, मैं इसे छोड़ दूंगी। जाह्नवी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। मैं काफी व्यस्त हूँ। नया फैशन मीडिया आजकल काफी व्यस्त है। ये कहने के बाद, उसने अपना बैग पकड़ा और जल्दी से चली गई। सभी को वापस बुलाया, मजे करो। एक पुरुष सहकर्मी उदास हो गया। वाणी दीदी के बिना, हम निश्चित रूप से मूड में नहीं आ पाएंगे। वाणी हर किसी की धूप की किरण थी, जहां भी वह होती थी, माहौल जीवंत होना निश्चित था। ठीक है, अपनी एक तरफा चाहत बंद करो। वाणी दीदी इतनी उत्कृष्ट हैं, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, सहकर्मियों ने एक दूसरे को चिढ़ाया।
जानवी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को जल्दी से दूर जाते हुए देखा, हाथ उसकी छाती पर क्रॉस थे। वह हवा में उभरते रोमांस की विशिष्ट सुगंध सूंघ सकती थी। उसकी यह बहन, कुछ तो गड़बड़ थी। मुकेश रेस्तरां के बाहर वाणी का इंतजार कर रहा था। वाणी ने जल्दी से माफी मांगी, ट्रैफिक बहुत भारी था, माफ करना, क्या आपने बहुत देर इंतजार किया। वास्तव में वह सिर्फ 3 मिनट देर से थी। लंबा और सुगठित, एक बहादुर और ईमानदार असर के साथ मुकेश ने वहां खड़े होकर कई आंखें आकर्षित की। जैसे ही वाणी दिखाई दी, अन्य सभी महिलाएं जान गईं कि उनके पास कोई मौका नहीं है। प्रतिभा और दिखने में समान का एक मेल, वाणी के पास एक अद्वितीय आभा थी। जीवंत और प्यारी, आड़ू जितनी नर्म, वह महिला सेलिब्रिटी से भी आगे निकल गई। वे कैसे मुकाबला कर सकती थीं? दोनों बैठ गए और वेटर ने व्यंजन परोसना शुरू कर दिया। क्या मैंने तुम्हारे काम में बाधा डाली? मुकेश ने पूछा, कुछ हद तक विलंब से। वाणी ने पलक झपकाए बिना झूठ बोला, मैं सिर्फ घर पर लाउंजिंग कर रही थी, ऊब रही थी, जब आपका फोन आया। मुझे भूख लग रही थी। भोजन के लिए धन्यवाद, मैं आज पीछे नहीं हटूंगी। मुकेश ने उसे उसके शब्दों पर लिया और काफी खुश था। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अपने पसंदीदा व्यंजनों में से कुछ और ऑर्डर करो। अगर तुम्हारे पास भविष्य में भोजन के लिए समय नहीं है तो मैं किसी को तुम्हारे लिए खाना पहुंचाने के लिए कह सकता हूँ। लड़कियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। वाणी ने अपने होठों को सिकुड़ा, मुस्कान को दबाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह क्या इशारा कर रहा है? जानवी खुद का ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए मैंने उसके लिए एक आया की व्यवस्था की। तुम सब अभी भी युवा हो, मैं। जितना अधिक वाणी ने सुना, उतना ही कुछ अजीब लगा। उसने ऊपर उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति गुस्से से रंगी हुई थी, उसकी भौहें इतनी कसकर बुनी हुई थीं कि वे एक मक्खी को कुचल सकती थीं। तो तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक बच्ची हूं। बेशक तुम हो। इससे पहले कि मुकेश खत्म कर पाता, वाणी ने उसे रोकने के लिए एक इशारा किया। मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अब नहीं खाऊंगी। इसके साथ वह तेजी से चली गई। ये कहने के लिए किस तरह की बात थी? वह एक बच्ची है। बुद्धू, सिर्फ लकड़ी का एक बड़ा लट्ठा। उसे ऐसे आदमी के प्यार में पड़ना सही था। 10 साल तक चुपके से तड़पना, ये वास्तव में दर्द देता था। मुकेश उलझन में था। सब कुछ ठीक था, तो उसे अचानक पेट दर्द कैसे हो गया? क्या सभी लड़कियां इतनी नाजुक होती हैं? वाणी घर चली गई। एक डिलीवरी वाला उसके दरवाजे पर दस्तक दी। नमस्ते, मिस्टर मुकेश ने मुझे आपके लिए पेट आराम का एक डिब्बा पहुंचाने के लिए कहा। कृपया इसके लिए हस्ताक्षर करें। वाणी ने दांत भींचकर अपना नाम हस्ताक्षर किया। दवा के डिब्बे को देखते हुए उसका दिल धीरे धीरे नर्म हो गया। एक और डिलीवरी वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी। नमस्ते, क्या आप मिस वाणी हैं? मिस्टर मुकेश ने मुझे आपके लिए कुछ दलिया और साइड डिश लाने के लिए कहा। अपने भोजन का आनंद लें। इससे पहले कि वाणी दरवाजा बंद कर पाती, एक और दस्तक हुई। एक आया अंदर चली आई। मिस जानवी, नमस्ते, मैं बड़ी युवा मालकिन द्वारा आपकी आहार और रोजमर्रा की जरूरतों की देखभाल के लिए भेजी गई आया हूँ। कृपया भविष्य में मेरा ध्यान रखें। इससे पहले कि वाणी जवाब दे पाती, महिला अंदर घुस गई और तेजी से और कुशलता से कमरे को साफ करना शुरू कर दिया। वाणी अवाक रह गई। इस आदमी का दिमाग, ये कभी कभी इतना तेज क्यों होता है और कभी कभी पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट क्यों हो जाता है? वह हंसे बिना नहीं रह सकी। उस शाम, जानवी झींगा मछली और सीख कबाब लेकर वाणी के अपार्टमेंट पहुंची। अंदर घुसते ही और अपने ही परिवार की आया को दरवाजा खोलते हुए देखकर जानवी को एक पल के लिए संदेह हुआ कि क्या वह गलत जगह पर आई है। यहाँ क्या हो रहा है? वह कुछ दिनों से नहीं आई थी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त का घर उलट पुलट हो गया था। जो कभी सुरवाड़ा था वह अचानक साफ हो गया था, कुछ ऐसा जिसकी उसे आदत नहीं थी। हवा इतनी ताजी साफ थी। खैर, मैं, वाणी ने शुरू किया। इससे पहले कि वह अपनी व्याख्या समाप्त कर पाती, उसका चेहरा लाल हो गया। मेरा भाई, उसने सिर हिलाया। जानवी मदद नहीं कर सकी लेकिन अपना मुंह ढक लिया। लोहे का पेड़ वास्तव में खिल रहा है। वास्तव में, वह लंबे समय से अपनी सबसे अच्छी दोस्त की भावनाओं से वाकिफ थी। हालांकि, चूंकि लोहे का पेड़ खिलने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, उसने मध्यस्थता करने की हिम्मत नहीं की थी। डर था कि यह सिर्फ झूठी उम्मीद की ओर ले जाएगा। तो वह सिर्फ कोमलता से चीजों को आगे बढ़ा रही थी, उम्मीद कर रही थी कि सब कुछ स्वाभाविक रूप से सामने आएगा। हम्फ, वाणी ने ताना मारा, वह सिर्फ एक बुद्धू है। मैं शर्त लगाती हूँ कि यह सब सिर्फ आभार व्यक्त करने का उसका तरीका है। उसने इसके बारे में गहराई से सोचा ही नहीं है और मैं यहाँ हूँ, मूर्खता से उससे प्रभावित हो रही हूँ। उसने लाल शराब की एक बोतल खोली, एक बड़ा ग्लास नीचे गिराया और खुद को प्यार के जटिल जाल में फंसा हुआ पाया। जानवी सिर्फ जूस के साथ उसका साथ दे सकती थी। हिम्मत रखो, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे एक धक्का दूंगी। मत करना, मैं इसे खुद संभालूंगी। अगर तुम शामिल हो जाती हो तो चीजों की प्रकृति बदल जाएगी। मुझे वास्तव में तुम्हें अपना दिल खोलकर बताने का पछतावा होगा, ये बहुत शर्मनाक है।
वाह, हमारी समुद्र की रानी भी शर्मिंदा हो जाती है। तुम क्या कह रही हो? वह सब सिर्फ दिखाने के लिए था, मैं उनमें से किसी के बारे में कभी गंभीर नहीं थी। तुम मुझे चिढ़ा रही हो। यूई जॉय के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसका फैशन शो एक साथ निर्धारित थे। सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी रनवे के टुकड़ों की घोषणा होगी। शाम को 6:30 बजे रनवे शो आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। जया कीर्ति अपनी नई स्थापित कंपनी के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ संसाधनों का लाभ उठा रही थी, कनेक्शन विकसित करने के लिए अथक रूप से भाग रही थी। वह जाह्नवी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी ताकत के हर औंस का उपयोग कर रही थी। कुछ पहले ही जश्न मना रहे थे। इतने अद्भुत डिजाइन सुरक्षित करने पर बधाई। भविष्य थीम को पूरी तरह से फिट करते हुए यूई जॉय निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों तक बढ़ेगा। इनमें से अधिकांश लोग सिर्फ निदेशक सिद्धार्थ के प्रति सम्मान के कारण आए थे। अफवाहें अविश्वसनीय थीं, और हर किसी ने जया कीर्ति को कई बार बाधाओं के खिलाफ वापसी करते देखा था। यात्रा करने में उन्हें ज्यादा खर्च नहीं आया। निदेशक सिद्धार्थ अभी तक क्यों नहीं आए हैं? किसी ने अधीर होकर पहले पूछा। जया कीर्ति भी चिंतित थी। उसने सिद्धार्थ वर्धन को कई बार फोन किया था और अनगिनत सुखद बातें कही थीं। अपने आखिरी जुए के लिए उसने विश्वास किया कि सिद्धार्थ वर्धन निश्चित रूप से उनके पिछले संबंध को नजरअंदाज नहीं करेगा। क्या जल्दी है? मुख्य शो का समय अभी नहीं हुआ है और सिद्धार्थ बहुत व्यस्त हैं। सच है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। निदेशक सिद्धार्थ वास्तव में व्यस्त हैं। वे विशाल संगठन के भीतर हाल की आंतरिक समस्याओं के बारे में भी उत्सुक थे। बीजिंग एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र था जहां हर छोटा कंपन हर किसी के फैसलों को प्रभावित कर सकता था। उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद जया कीर्ति ऊपर गई और असाधारण रूप से बोली, जिससे जोरदार तालियां मिलीं, लेकिन सिद्धार्थ वर्धन अभी भी नहीं आया था। अधिक अधीर उपस्थित लोगों में से एक और नहीं बैठ सका और सीधे पूछा, मिस जया, निश्चित रूप से निदेशक सिद्धार्थ पूरे शो को याद नहीं करने जा रहे हैं, है ना? जया कीर्ति ने अजीब तरह से अपने मुंह के कोने को खींचा। बेशक नहीं, उसने मुझसे वादा किया था कि वह आएगा। वास्तव में उसने सिद्धार्थ वर्धन को कई संदेश भेजे थे, जिनमें से किसी का भी उसने जवाब नहीं दिया था। ठीक है, तो हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। जैसे जैसे समय बीता, फैशन शो आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। जया कीर्ति ने जाह्नवी के पिछले शो के प्रारूप को पूरी तरह से कॉपी किया था। मॉडल एक एक करके अंदर आए, नवीनतम डिजाइनर कपड़े पहने। स्थल के चारों ओर परेड करने के बाद वे एक सामूहिक प्रदर्शनी के लिए केंद्र में इकट्ठा हुए। फिर हर कोई स्पॉटलाइट के नीचे अपना निर्धारित स्थान लेता था, जिसने कपड़े और वीडियो के डिजाइन सौंदर्य दोनों को उजागर किया। जल्द ही बोली लगाने का चरण आ गया। जया कीर्ति लगभग ऑर्डर और पैसे को अपनी ओर लहराते हुए देख सकती थी। उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींचकर वह लगभग भूल गई कि सिद्धार्थ वर्धन उस शाम नहीं आया था। उसके सचिव ने उसे याद दिलाया, बॉस, क्या आपको निदेशक सिद्धार्थ को फिर से आमंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए? सिद्धार्थ वर्धन के बिना वहां अपनी उपस्थिति देने के लिए उसे वास्तव में डर था कि घटना एक विफलता होगी। ठंडे पानी की एक लहर ने जया कीर्ति के उत्साह को बुझा दिया। उसका चेहरा गिर गया। इससे पहले कि वह डांट का एक शब्द बोल पाती, समर वर्धन बाहर निकला और सचिव के गाल पर थप्पड़ मारा। क्या निदेशक सिद्धार्थ एकमात्र निदेशक सिद्धार्थ हैं जिनके लिए तुम्हारी आंखें हैं? थप्पड़ से गलत महसूस करते हुए सचिव ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी आंखें लाल थीं। मुझे माफ करना, दूसरे युवा मास्टर, मैं। तुम क्या? तुम्हारे पेशेवर कौशल शायद ही उत्कृष्ट हैं, फिर भी तुम अवसरवाद में उत्कृष्ट हो। मेरे यहाँ होने के साथ देखते हैं कि कौन दीदी जया के खिलाफ एक भी अपमानजनक शब्द कहने की हिम्मत करता है। जया कीर्ति ने उसकी ओर देखा, खुशी से हैरान। तुम आखिरकार आ गए। वह उसका आखिरी तुरुप का पत्ता था। भले ही सिद्धार्थ वर्धन नहीं आ सकता था, समर वर्धन की उपस्थिति काफी अच्छी थी। आखिरकार सिद्धार्थ परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे कोई भी हो, दर्शकों में होने से ही वजन रखता था। जया कीर्ति ने खुशी से समर वर्धन के लिए एक सीट की व्यवस्था की। सचिव बोलना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। क्या समर वर्धन का प्रभाव सिद्धार्थ वर्धन के साथ तुलना कर सकता था? उसने महसूस किया कि बॉस हाल ही में सभी चापलूसी और चाटुकारिता की प्रशंसा से वास्तव में मस्तिष्क धो चुकी थी। वह पूरी तरह से भूल गई कि यूई जॉय की स्थापना कैसे हुई। ये सब निदेशक सिद्धार्थ की प्रसिद्धि के कारण था, है ना? समर वर्धन के शरीर पर अभी भी पट्टियां लपेटी हुई थीं। अपने कई घावों को दिखाने से बचने के लिए उसने एक कसकर फिट टेलकोट पहना, यहां तक कि एक चौड़ी बो टाई भी चुनी जो उसकी टांके को ढक सकती थी। भीड़, जो चुप थी और बोली नहीं लगा रही थी, समर वर्धन के प्रकट होने पर थोड़ी उत्तेजित हो गई। मैंने सुना कि दूसरे युवा मास्टर समर को निदेशक सिद्धार्थ द्वारा कुछ गलत काम के लिए सजा दी गई थी। वह कुछ समय से हावहान में नहीं रहा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह अचानक इस कार्यक्रम में दिखाई देगा। क्या इसका मतलब है कि सिद्धार्थ परिवार याओवांग बाजार पर जया कीर्ति के कब्जे का समर्थन कर रहा है? ऐसा लगता है।
आखिरकार निदेशक सिद्धार्थ और जानवी का तलाक पहले ही हो चुका है। निदेशक सिद्धार्थ के बिना याओ वांग का समर्थन किए बिना कौन इसमें निवेश करने की हिम्मत करेगा, चाहे उसकी क्षमता कुछ भी हो। सिद्धार्थ परिवार के प्रति सम्मान के कारण मैं आज इन वस्तुओं के लिए बोली लगाने से पीछे नहीं हटूंगा। जिस क्षण किसी ने एक कीमत पुकारी, अन्य बोली लगाने वाले तुरंत कूद पड़े। जया कीर्ति के लाल होंठ एक मुस्कान में मुड़े। वह सही थी, उसके सभी प्रयास व्यर्थ नहीं थे। समर वर्धन का शतरंज का मोहरा अभी भी अपने उपयोग का था। तीव्र बोली के चरम पर भीड़ में किसी ने चिल्लाया, हे भगवान, सिद्धार्थ वर्धन ने अभी एक बयान जारी किया है। अब से समर वर्धन का हावहान समूह या सिद्धार्थ परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है। वह जो कुछ भी करता है वह पूरी तरह से उसका व्यक्तिगत व्यवहार है। लगभग उन्मादी दृश्य तुरंत ठंडा हो गया। जया कीर्ति की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। समर वर्धन ने अविश्वसनीय रूप से अपना सेल फोन निकाला और इसे कुछ बार स्वाइप किया। जब उसने पहले पन्ने की हेडलाइन पर आधिकारिक घोषणा देखी तो उसने फोन तोड़ दिया और गुस्से में चिल्लाया, सिद्धार्थ वर्धन, तुम कमीने। दृश्य तुरंत अफरा तफरी में उतर गया। सिद्धार्थ वर्धन के प्रति सम्मान के कारण वहां मौजूद कई लोग तुरंत खड़े हो गए। क्या यह एक लुभाना और बदलना है? अगर मुझे पता होता कि सिद्धार्थ वर्धन नहीं आ रहा है तो क्या मैं 5 या 6 घंटे तक यहां बैठता? हास्यास्पद। दूसरे युवा मास्टर समर, वह सिर्फ एक त्यागा हुआ मोहरा है, एक बेकार कचरा। आपको उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में मानने के लिए अंधा होना पड़ेगा। चलो चलो, ये समय की बर्बादी है। जया कीर्ति घबरा गई। मत जाओ, आप में से जिन लोगों ने अभी बोली लगाई है, भुगतान करो। उसने इस फैशन शो पर अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी, विश्व प्रसिद्ध मॉडल किराए पर लिए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने जानवी से जो टीम छीनी थी वह पिशाचों के एक डैन की तरह थी। अगर किसी ने भुगतान नहीं किया तो वह कैसे कुछ कमाएगी? वह अपना पूरा निवेश खो देगी, एक ऐसा विनाशकारी नुकसान जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे खून खांस रही हो। उसकी परेशानी से नाराज होकर किसी ने सिर्फ उसे एक तरफ धकेल दिया। दीदी जया। समर वर्धन उसे पकड़ने के लिए चला गया, लेकिन उसके घावों पर खिंचाव ने उसका चेहरा तुरंत राख जैसा कर दिया। जया कीर्ति को उसकी परवाह करने का कोई मूड नहीं था, वह उस पर दोष लगाने में बहुत व्यस्त थी। समर वर्धन, तुम पूरी तरह से बेकार हो। अगर तुम नहीं होते तो क्या मैं इस गड़बड़ी में होती? तुमने मुझे सिद्धार्थ वर्धन का नुकसान कराया। मुझे मेरा पैसा, मेरा गर्व वापस दो। समर वर्धन ने उसे इस तरह और उस तरह खींचने दिया, उसके घाव फट गए और खून रिसने लगा। दीदी जया, मुझे माफ करना। मैं बेकार हूँ। मैंने तुम्हें निराश किया है। उसका दिल ग्लानि से भरा हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा नफरत से। समय अभी तक सही क्यों नहीं था? जब आखिरकार उसके लिए तालिकाओं को पलटने का दिन आएगा तो वह सिद्धार्थ वर्धन को बेरहमी से कुचल देगा। उसी क्षण सचिव, जिसे पहले थप्पड़ मारा गया था, भागकर आई, जया कीर्ति को और बुरी खबर लाई। याओ वांग ने एक लाइव प्रसारण शुरू कर दिया है, एक भव्य भविष्य प्रौद्योगिकी शोकेस। सिर्फ 5 मिनट में लाखों लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। चार्ट में शीर्ष पर निदेशक सिद्धार्थ वर्धन हैं। जया कीर्ति एक कदम पीछे हट गई, उसका चेहरा रंग से निकल गया। सचिव ने जोड़ा, शीर्ष स्थान के लिए बंधे अध्यक्ष फतेह त्यान्याओ समूह के फतेह सिंह हैं। जया कीर्ति की आंखें नफरत की आग से जल उठीं। सचिव ने अपना फोन पेश किया। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार प्रचार के लिए लाइव प्रसारण साझा कर रहे हैं और सभी प्रमुख घरेलू इंटरनेट प्रभावशाली इसकी सिफारिश कर रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट में याओ वांग की ऑर्डर मात्रा पहले ही 100 मिलियन से अधिक हो गई है। जिन कंपनियों ने हमारे साथ सहयोग करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, उन्होंने अभी फोन किया, धनवापसी और मुआवजा की मांग की। अध्यक्ष जया, मुझे डर है कि आप दिवालिया होने जा रही हैं। जया कीर्ति अपने घुटनों पर गिर गई। यह असंभव है। सभी डिजाइन योजनाएं मेरे हाथों में हैं और सभी सर्वश्रेष्ठ मॉडल मेरे पास हैं। याओ वांग के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन्हें डिजाइन योजनाएं कहां से मिलीं? उन्हें मॉडल कहां से मिले? उसने लगभग पागलपन से चिल्लाया। सचिव ने ठंडे लहजे में कहा, उनकी थीम भविष्य और प्रौद्योगिकी हाथ में हाथ है, जिसमें अनगिनत घरों को शामिल किया गया है और सबसे उच्च अंत वाले कपड़ों का उपयोग किया गया है। आप उससे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं? उसने अपना कार्य बैच फाड़ दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। मैं इस खराब नौकरी से हो चुकी हूँ। मैंने छोड़ दिया। तुम बदमाश, वापस यहाँ आओ। जया कीर्ति ने गुस्से के दौरे में फर्श को पीटा, विलाप करते हुए। उन्हें उसके साथ ऐसा क्यों करना पड़ा? क्या उस शापित जानवी को दिवालिया नहीं होना चाहिए? तलाक के बाद भी इतने सारे पुरुष उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? वह चुड़ैल। चंचल ने मंच पर मॉडलों को आत्मसंतुष्टि के साथ देखा। वे सभी सामान्य लोग थे जिन्हें उसने भीड़ से स्काउट किया था। उसके डिजाइन पहनकर वे पूरी तरह से बदल गए थे। स्पॉटलाइट के नीचे वे जीवंत अप्सराओं की तरह थे।
कपड़े जैसे जीवन से भरे हुए हों, भविष्य और प्रौद्योगिकी की खूबसूरती से व्याख्या करते थे, समकालीन जीवन शैली और स्वाद के साथ पूरी तरह से संरेखित होते थे, व्यवहारिकता और फैशन का एक उत्तम मिश्रण प्राप्त करते थे। मैं इतना अद्भुत कैसे हूँ? उसने सोचा। बड़ी स्क्रीन पर ऑर्डर की मात्रा को आसमान छूते हुए देखकर चंचल की मुस्कान व्यवहारिक रूप से उसके कानों तक खिंच गई। वाणी ने एक अंगूठा दिखाया, इतना हंसी कि वह लहराए। ये एक जीवन के करीब थीम, यह मेरा शानदार विचार था। केवल जब वे दोनों खुद की पीठ थपथपाना समाप्त कर चुके थे, तभी उन्हें जाह्नवी को शामिल करना याद आया। और यह सब प्रस्तुत करने के लिए एक लाइव स्ट्रीम का उपयोग करने का उसका शानदार विचार था। मैंने इस तरह का प्रचार पहले कभी नहीं देखा है। यह उपन्यास है साहसी, और परिणाम आश्चर्यजनक रूप से अच्छे हैं, दुनिया भर के नेटिजन्स की मांगों को पूरा करते हैं। हमारी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से दूर दूर तक फैलेगी। याओवांग एक घरेलू नाम बन जाएगा जिसे हर कोई जानता है। तो चलो एक विजयी शुरुआत और अब से एक भाग्य बनाने के लिए टोस्ट करते हैं, जाह्नवी ने शैंपेन के साथ संपर्क करते हुए कहा। वाणी ने जयकार की, जया कीर्ति को गिराओ, समर वर्धन को बाहर निकालो। जाह्नवी का फोन तेजी से बज उठा। पहला संदेश सिद्धार्थ वर्धन की ओर से था। मैंने अपने कार्यों से साबित कर दिया है कि मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा था। क्या तुम अब संतुष्ट हो? खैर, कम से कम उसने एक सभ्य इंसान की तरह काम किया, जाह्नवी ने सोचा। अगला फतेह सिंह की ओर से एक बधाई संदेश था। मुझे उम्मीद है कि याओवांग और अधिक समृद्ध होगा, मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर और बेहतर करोगी, और मुझे उम्मीद है कि हम करीब और करीब बढ़ेंगे। वह हमेशा इतना भावुक रहता है, जाह्नवी ने सोचा। अन्य चीजों को एक तरफ रखते हुए, ये काफी मार्मिक है। लेकिन ये जाह्नवी है, आखिरकार। वह हंसी और इसे नजरअंदाज कर दिया। जयंत प्रशंसा के लिए मछली पकड़ रहा था। मैंने लगातार 10 प्रचार वीडियो पोस्ट किए। क्या मैं वापस आने पर इनाम के रूप में गले लग सकता हूँ? जाह्नवी ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, 2 गुना। 2 गले। जयंत ने एक मुस्कुराता हुआ इमोजी वापस भेजा। इस आदान प्रदान ने जाह्नवी के मिजाज को ऊपर उठाया, और वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके चेहरे के भाव को देखते हुए चंचल ने अपने दिल में एक खट्टा मीठा दर्द महसूस किया। उसके पास अब वास्तव में कोई मौका नहीं था। वाणी ने उसे धक्का दिया। वाह, वह डिजाइन जिसे तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ कहा था, वह वास्तव में शीर्ष विक्रेता है। देखो, मेरा स्वाद अचूक है। अगर तुम मुझे भविष्य में फिर से डिजाइन करने के लिए कहती हो, तो कीमत बढ़ानी होगी, चंचल ने आधा मजाक में कहना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, वाणी ने उसके कान को पकड़ लिया। तुम छोटे शैतान, कीमतें बढ़ाने की बात कर रहे हो, है ना? दीदी वाणी, मुझे माफ करना, मैं गलत था। छोड़ो, कृपया। अगर तुम इतनी कठोर हो, तो तुम्हें शादी करने के लिए किसी को खोजने में परेशानी होगी। मुकेश उसी समय अंदर चला गया जब उसने वह आखिरी टिप्पणी सुनी। उसने वाणी को भी देखा कि वह अभी भी गुर्राती और मुंह बनाती हुई, अपने दांत दिखा रही थी और अपने पंजे चमका रही थी। छोड़ो, मुकेश के सिर्फ एक वाक्य से, एक ट्रिगर किए गए तंत्र की तरह, वाणी तुरंत रुक गई और किनारे पर चुपचाप खड़ी हो गई, इतनी शर्मिंदा थी कि वह एक छेद में रेंगना चाहती थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा दृश्य हो रहा है, मैं कैसे नहीं आ सकता था? मुकेश ने अपनी भौहें चढ़ाईं, उसका चेहरा गंभीर था। तुम सब वयस्क हो, कर्मचारियों के सामने कोई उदाहरण नहीं सेट कर रहे हो, ऐसा दृश्य पैदा कर रहे हो, क्या तुम्हें हंसे जाने का डर नहीं है? ओह, समझा, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। चंचल को संदेह होने लगा कि वह मतिभ्रम कर रहा है। ऐसे आज्ञाकारी शब्द क्या वे वास्तव में वाणी, दुर्जया, बड़ी बहन से आ सकते हैं? जाह्नवी ने उस पर पलक झपकाई, और चंचल तुरंत समझ गया। उसने अपना गला साफ किया, एक बांह वाणी के कंधे पर लटकाई, और बनावटी अंतरंगता के साथ मुकेश का अभिवादन किया। बड़े भाई, तुम यहाँ हो। हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, हम हमेशा ऐसा करते हैं। वाणी उसके अचानक व्यक्तिगत स्थान की परवाह न करने पर पजल थी, खासकर उसे अपने कंधे पर बांह लटके हुए। फिर भी, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और साथ खेली। हाँ, हम हमेशा ऐसे ही होते हैं। मुकेश की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से खट्टी हो गई। मैंने उपहार यहाँ छोड़ दिए हैं, उन्हें खुद ले लो। मुझे कंपनी में काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। ये कहने के बाद, वह थोड़े घबराए हुए कदमों के साथ चला गया। उसने शायद खुद भी इसे महसूस नहीं किया था। वाणी चिंतित हो गई और पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन चंचल ने उसे वापस खींच लिया। और तुम खुद को रोमांस की रानी कहती हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? इतना आगे बढ़ना बिक्री करने का तरीका नहीं है। अगर तुम ऐसा करती रहोगी, तो बड़े भाई तुम्हें कब गर्म करेंगे? आपका क्या मतलब है? वाणी ने पूछा, एक पल के लिए भ्रमित। जाह्नवी मुस्कुराई और करीब आई। एक दर्शक अक्सर सबसे स्पष्ट देखता है। मैंने अभी बड़े भाई के चेहरे के भाव को देखा, और यह निश्चित रूप से खराब था। उसके मन में तुम्हारे लिए भावनाएं होनी चाहिए। वाणी की आंखें एक आशापूर्ण, पिल्ला जैसी चमक के साथ जल उठीं। वास्तव में, वह बहुत खुश थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ऐसा कहा, यह सच होना चाहिए।
तो मुझे क्या करना चाहिए? इस नई खुशी ने उसके तेजी से बढ़ते मुनाफे के रोमांच को पूरी तरह से छाया कर दिया। वाणी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बादलों पर तैर रही हो। चंचल ने अपना हाथ अपने माथे पर दबाया। तुम उस उद्घाटन की भी सराहना नहीं करती जो मैंने अभी अपनी शानदार दिखावट से तुम्हारे लिए बनाया था। तो तुम अभी मेरी मदद कर रहे थे। मैं सोच रही थी कि तुम्हें क्या हो गया था। चंचल, जानवी, वास्तव में प्यार में लोगों का आईक्यू शून्य होता है। अब वाणी को देखते हुए जानवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद के अतीत को देख रही थी। मूर्ख, अनाड़ी, नकारात्मक में आईक्यू के साथ। तुम्हें अब क्या करने की जरूरत है? जानवी ने सलाह दी, उसे कुछ दिनों के लिए ठंडा कंधा देना है। इतना चिपचिपा होना बंद करो। फिर गलती से उससे टकराओ और देखो कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है। वाणी ने अपनी उंगली काटी, संघर्षरत। ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम कहती हो। वाह, बैकएंड खाता डेटा का प्रबंधन करने वाले व्यक्ति ने अचानक विस्मय व्यक्त किया। उन्होंने अभी एक व्यावसायिक भागीदार से एक पूछताछ देखी थी कि क्या वे विदेशों में एक समर्पित खुदरा काउंटर स्थापित कर सकते हैं और रनवे डिजाइन के इस बैच के लिए विशेष अधिकार खरीदना चाहते थे। वाणी आखिरकार एक मजबूत व्यवसायी थी। वह तुरंत अपनी लड़की जैसी चाल से बाहर निकल आए और बातचीत को संभालने के लिए भाग गई। इस तरह की बातचीत के लिए जानवी के इनपुट की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने वापस जाने और आराम करने का फैसला किया। उसका शरीर कल से परेशान कर रहा था और उसे इसे गंभीरता से लेने की जरूरत थी। उसका फोन लगातार बजा। उसने कॉलर आईडी पर एक नजर डाली, सिद्धार्थ वर्धन। उसने जवाब नहीं दिया। उसने फिर एक आवाज कॉल किया। जानवी ने एक पल के लिए विचार किया। वह आज कुछ हद तक प्रशंसनीय रहा था, इसलिए उसने जवाब दिया। क्या मैं तुम्हें काम के बाद लेने आऊं? इससे पहले कि जानवी जवाब दे पाती, उसने जोर दिया, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और यह मेरी गलती है। मैं एक गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूं। अब अच्छी रहो। याओ वांग तुम्हारे बिना पूरी तरह से ठीक से काम कर सकता है। गंभीरता से, कौन इस तरह बात करता है? जानवी मदद नहीं कर सकी लेकिन अपनी आंखें घुमाईं। वह पहले कब इतना जिम्मेदार रहा था? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद वापस जा सकती हूँ। और कृपया मुझ पर एक एहसान करो और मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हारी देखभाल के लायक नहीं हूँ। बस इसे भूल जाओ। डॉक्टर ने कहा कि मुझे तुम्हें ठीक से मुआवजा देना चाहिए, सिद्धार्थ वर्धन ने सख्त लहजे में जोर दिया। जानवी ने एक भौं उठाई। उसने कब डॉक्टर से ऐसी बात कहने के लिए कहा था? उफ, वह बहुत दयनीय लग रही होगी, और डॉक्टर ने मध्यस्थता करने का फैसला करते हुए शायद खुद ही यह सब बनाया होगा। उसके लिए और मुसीबत पैदा करना कितना अविश्वसनीय रूप से चालाक है। उसने जो कुछ भी कहा, वह सटीक नहीं है। किसी भी मामले में, मैं तुम्हारे साथ सी व्यू विला वापस नहीं जाऊंगी। हमें अपने रास्ते पर जाना चाहिए। तुम्हारे सहयोग के लिए धन्यवाद, उसने सख्ती से कहा। फोन काटने के बाद, उसकी नसों का तंग तार आखिरकार ढीला हो गया। वह आराम कर गई और जम्हाई ली। अगले ही सेकंड, जब वह लिफ्ट में खड़ी थी, एक आदमी ने उसके मुंह पर एक कपड़ा जकड़ दिया। उसका सिर घूम गया। कपड़े पर कुछ था। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, उनमें से एक को अपने मुंह के नीचे कोसते हुए सुना, तुम शापित कंजूस, क्या तुमने फिर से कटौती की? ये दवा इतनी कमजोर क्यों है? वह अभी भी तड़प रही है। दूसरा आदमी, उसका चेहरा नकाबपोश था, माफी मांगता रहा, जब तक वह ज्यादातर दबी हुई है तब तक ठीक है। चलो जल्दी करो। जब दोनों ने सलाह ली, तो जानवी ने क्षणिक व्याकुलता को जब्त कर लिया, अपने सबसे नजदीकी आदमी को लात मारी, और सीढ़ियों की ओर हताश होकर भाग गई। उसके विचार तेजी से दौड़े। कंपनी की इमारत के अंदर हलचल करने की हिम्मत, ये लोग कट्टर अपराधी होने चाहिए, सच्चे हताश। उसे पकड़ो, जानवी ने मदद के लिए चिल्लाया। लेकिन आज, लाइव प्रसारण के लिए, सभी कर्मचारियों को शीर्ष मंजिल पर इकट्ठा किया गया था। यह मंजिल पूरी तरह से निर्जन थी, कोई आत्मा नहीं दिख रही थी। खालीपन में एक चिल्लाहट सिर्फ एक अशुभ प्रतिध्वनि पैदा करेगी। घबराकर, जानवी एक छोटी पेंट्री में झुक गई। दोनों आदमी उसके पीछे घुस गए। अंधेरे में, उन्होंने अपनी चाकू चमकाए। अब बाहर आओ, या अगर हम तुम्हें मारने से पहले तुम्हारा बलात्कार करते हैं तो हमें दोष मत देना। जानवी ने अपने होंठ कसकर दबाए, उसके अंग अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। ठंडा पसीना उसे भिगो गया, उसके कपड़ों को उसकी पीठ पर चिपका दिया। धत्तेरे की। सभी समयों में, उसने अपने अंगरक्षकों को छुट्टी दे दी थी, और उसके दुश्मनों ने उद्घाटन को जब्त कर लिया था। वह जानती थी कि वह बाहर नहीं भाग सकती, वे उसे टुकड़ों में काट देंगे। स्नैप! रोशनी अचानक जल उठी। जानवी एक पानी के डिस्पेंसर के पीछे दबक रही थी। दोनों आदमी उसे खोजने वाले थे। वहां कौन है? एक सुरक्षा गार्ड ने शायद शोर सुना होगा और जांच करने आया होगा। जैसे ही जानवी ने अपना सिर उठाया, चिल्लाने वाली थी, उसने देखा कि दोनों हताश गार्ड पर आरोप लगाते हैं। तेज, क्रूर स्ट्रोक के साथ, उन्होंने उसे काट दिया। खून फर्श पर छिड़क गया। ये पहली बार था जब उसने कभी हत्या देखी थी। उसकी आंखें कोरी आतंक में अपने सॉकेट से बाहर निकलने की धमकी दी।
घबराहट की एक ताज़ा लहर उस पर छा गई। वह पानी के डिस्पेंसर के पीछे जमी रही, एक मांसपेशी को हिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। दोनों हत्यारों ने शाप दिया, धत तेरे की, चलो इसे जल्दी करते हैं। अगर हम और परेशानी आकर्षित करते हैं, तो हम पैसे के साथ भी नहीं भाग पाएंगे। वे किराए के हत्यारे थे। जया कीर्ति के अहंकारी, दबंग चेहरे की एक छवि जानवी के दिमाग में चमक उठी। ये वह थी, ये वह होनी चाहिए। क्लैंग, बैंग, क्रैश। आसपास की हर चीज जो आवरण प्रदान कर सकती थी, उसे एक तरफ तोड़ा गया। सारा धैर्य खो जाने के बाद दोनों आदमी अपने चाकू को फर्श पर घसीटना शुरू कर दिया। ब्लेड एक भेदी चीख उत्सर्जित कर रहे थे। जानवी ने दर्द में अपना सिर पकड़ा। आहा, तो तुम यहीं छिपी हुई थी। पानी के डिस्पेंसर को हिंसक रूप से एक तरफ लात मारी गई। दोनों पुरुषों ने जानवी की ओर देखा, उनकी आंखें एक खून प्यासे प्रकाश के साथ चमक रही थीं। मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ। उसका पहले भी कई बार अपहरण किया गया था, इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने कभी इतना कच्चा आतंक महसूस नहीं किया था। ये पुरुष मुर्गियों को काटने जितना आराम से मारते थे। कितना? उनमें से एक ने पूछा। उसकी रुचि बढ़ गई। जानवी जानती थी कि वे पैसे से प्रेरित थे। उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत दिखने के लिए मजबूर किया, और अपनी आवाज से कंपन को दूर रखने के लिए संघर्ष किया। 100 मिलियन, 1 अरब, जो तुम चाहते हो, बस मुझे जाने दो, और मुझे बताओ कि मुझे कौन मरा हुआ चाहता है। शविंग, एक चाकू का ठंडा स्टील जानवी की गर्दन के खिलाफ दबाया गया, तुरंत खून की एक रेखा खींच रहा था। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। मैं तुम्हें पैसा दूंगी, बस मुझे जीने दो। जानवी ने अपने हाथ ऊंचे उठाए, उसका उत्तम आंकड़ा, कसकर फिट सूट द्वारा जोरदार, निर्विवाद रूप से आकर्षक था। दोनों सक्षम शारीरिक पुरुष इतनी सुंदर महिला को देखकर अपने होठों को चाटने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी दरार स्पष्ट थी। क्या तुम्हें ये पसंद है? उसने अपनी आश्चर्यजनक आकृति को और जोरदार किया, थोड़ा और समय खरीदने की कोशिश कर रही थी। खैर खैर, तुम एक छोटी चुड़ैल नहीं हो। नकाबपोश पुरुषों में से एक ने कदम बढ़ाया और जानवी के ब्लाउज को फाड़ दिया, उसकी सुंदर त्वचा का एक और भी बड़ा विस्तार उजागर किया। उनका खून धड़क गया, और नजारे पर नाक से खून बह निकला। वह वास्तव में भरी हुई है। मुश्किल से अपने गुस्से और अपमान को छुपाते हुए जानवी ने एक मुस्कान को मजबूर किया। बेशक, मेरी कंपनी ने अभी एक लाइव प्रसारण समाप्त किया है, कुल राजस्व लगभग 1 अरब के साथ। अगर तुम मुझे जाने दो, तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, और मैं तुम्हें पैसा दूंगी। किसी और के लिए काम करने में क्यों पीड़ित होना? दोनों आदमी ललचाए थे। ठीक है, तुम पहले मेरे साथ आओ। अधीर, छोटा आदमी अपनी पैंट उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपना पहरा ढीला किया, जानवी ने कमरे के पार से अग्निशामक यंत्र पकड़ा और उसे जोर से उसके सिर के खिलाफ तोड़ दिया। आदमी बिना आवाज के खून के एक पूल में गिर गया। तुम शापित कुतिया, तुम इसके लिए पूछ रही हो? अपने साथी को गिरते देखकर दूसरे आदमी ने तुरंत अपना चाकू चमकाया और झूल गया। जानवी ने सोचा, ये दोनों तरह से मौत है, वह बच नहीं सकती। बेहतर होगा कि सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए। उसने आदमी के चाकू को अवरुद्ध करने के लिए अपने हाथों में अग्निशामक उठाया। चिनगारी उड़ी। आदमी ने कई बार जंगली रूप से झुकाव किया। बैंग, जैसे ही अग्निशामक फटने वाला था, जानवी ने उसे उस पर फेंक दिया। ये वह पल था जिसका वह इंतजार कर रही थी। पाउडर आदमी के सिर पर छिड़का गया, और अग्निशामक से श्राप उसके माथे को छू गया, जिससे वह दर्द में चिल्लाया। इसने उसे पूरी तरह से क्रोधित भी कर दिया। खून की लाल आंखों के साथ, एक राक्षस की तरह दिखते हुए, उसने जानवी का पीछा किया, जो कुछ मीटर दूर भागी थी, चिल्लाते हुए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जानवी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थी और उसे उसकी टखने से वापस घसीटा गया। मैं बर्बाद हो गई। उसकी उंगलियां स्लाइडिंग दरवाजे के फ्रेम में खुदी हुई थी। उसने अब अस्तित्व के लिए प्रार्थना नहीं की। इतना सड़ा हुआ भाग्य। इस जीवन में, मैंने आखिरकार वह जीवन प्राप्त किया जिसके लिए मैंने अपने पिछले जीवन में तड़पा था। मैंने जया कीर्ति को हराया, सिद्धार्थ वर्धन को त्याग दिया, और अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल दिया, फिर भी मैं मौत से नहीं बच सकती। जानवी, ये सिर्फ तुम्हारा भाग्य है। अप्रत्याशित दर्द कभी नहीं आया। जानवी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें चमकदार, हाथ से बने चमड़े के जूतों की एक जोड़ी पर पड़ीं। ऊपर देखकर, सिद्धार्थ वर्धन तंग खड़ा था, उसके नंगे हाथ हमलावर के चाकू को पकड़े हुए थे। ठंडा, चमकता हुआ ब्लेड जानवी के सिर के पीछे सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर मंडरा रहा था। टपकना, टपकना, गर्म, जलते हुए बूंदें, खून की तरह उसकी गर्दन पर गिरीं। यशवंत अंदर भागा और तेजी से हत्यारे को दबा दिया। अंगरक्षक भी अंदर घुस गए। पूरी इमारत तुरंत जल उठी। जानवी खड़ी हो गई और सिद्धार्थ वर्धन का हाथ पकड़ा। घाव को घूरते हुए, इतना गहरा कि हड्डी दिखाई दे रही थी, उसने चिल्लाया, क्या तुम पागल हो? नंगे हाथों से चाकू पकड़ना? क्या तुम सोचते हो कि तुम एक सुपरहीरो हो? उसके दिल में गहराई से दफन प्यार अचानक उमड़ पड़ा। वह चिल्ला उठी, जल्दी, अस्पताल।
सिद्धार्थ वर्धन, जैसे कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, ने उसकी चिंता देखी और एक हल्की मुस्कान उसके होंठों को छू गई। क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? जाह्नवी के होंठ कांप गए, आंसू अनियंत्रित रूप से उसके चेहरे पर बह रहे थे। शुक्र है कि वह आया, और शुक्र है कि वह इतना समय पर था, अन्यथा मैं वास्तव में मर गई होती। उसने मुझे अब कितनी बार बचाया है। उसके दिल में तराजू टिप गया और झूल गया। सिद्धार्थ वर्धन ने फिर से कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हारी देखभाल करूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। इस बार मैंने अपना वादा निभाया। अस्पताल में टांके लगाने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। जाह्नवी कांपते हुए देखती रही, जैसे खून की थैली के बाद खून की थैली ऑपरेटिंग रूम में ले जाई गई। वाणी ने उसके कंधों को पकड़ लिया, उसे सांत्वना दी। ये ठीक है, वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ वर्धन कोई साधारण आदमी नहीं है, यमराज भी उसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जब वह अंदर गया, तो उसका चेहरा पूरी तरह से रंग से निकल गया था। डॉक्टर ने अभी कहा कि एक नस और एक रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो गई थी, वह स्थायी रूप से विकलांग हो सकता है। जाह्नवी ने अपना माथा दबाया, एक सुस्त दर्द शुरू हो गया। वह रिश्ता जिसे मैंने साफ करने के लिए इतनी मेहनत की थी, अब फिर से एक उलझा हुआ गड़बड़ी है। ऑपरेटिंग रूम के ऊपर लाल बत्ती बुझ गई। डॉक्टर बाहर निकला, अपना मास्क हटा दिया। सर्जरी सफल रही, हालांकि उसका दायां हाथ शायद सामान्य रूप से काम नहीं करेगा। एक प्रमुख रक्त वाहिका काट दी गई थी, उसने बहुत सारा खून खो दिया और सदमे में चला गया। यह अनिश्चित है कि वह कब जागेगा। कृपया उसका अच्छे से ध्यान रखें। तभी यशवंत भागकर अंदर आया। मालकिन, ये भयानक है। हमारे पास एक बड़ी समस्या है। जाह्नवी का दिल, जो अभी अभी बसना शुरू हुआ था, फिर से उसके गले में कूद गया। एक भयानक पूर्व ज्ञान उस पर छा गया। मुख्य चिप विकास तकनीशियन लोकेश ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसने पूरे निदेशक मंडल में सदमे की लहरें भेज दी हैं। इसके अलावा त्यानयाओ समूह ने घोषणा की है कि लोकेश उनके साथ जुड़ रहा है। यशवंत ने रिपोर्ट किया, उसका सिर लटका हुआ था, पूरी तरह से निराश। कई निदेशक सिद्धार्थ को उनके अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। वाणी चिल्लाई, अविश्वसनीय रूप से पूछा, सिद्धार्थ वर्धन को हटाओ तो अध्यक्ष कौन होगा? क्या हावहान समूह में इन पुराने जीवाश्मों ने अपना दिमाग खो दिया है? अपनी सबसे अच्छी दोस्त के गुस्से की तुलना में जाह्नवी बहुत शांत थी। उसने हावहान समूह के भीतर आंतरिक समस्याओं का अनुमान लगाया था, बस इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर नहीं। एक अदृश्य हाथ साजिश को आगे बढ़ा रहा था, और मैं इसके बीच में हूं। उसने सिद्धार्थ वर्धन को व्हीलचेयर पर बाहर ले जाते हुए देखा और उसे आईसीयू ले जाया गया। यशवंत घबराहट से लगभग आंसू में था। बॉस जाग नहीं रहा है। हम इससे कैसे निपटेंगे? बोर्ड की बैठक कल सुबह पहली चीज है। हावहान समूह में उस सुबह जल्दी एक भारी तनाव ने पूरे हावहान समूह मुख्यालय को व्याप्त कर दिया। 88वीं मंजिल पर 100 लोगों को बैठने में सक्षम एक विशाल बैठक कक्ष में 30 मीटर लंबी एक कॉन्फ्रेंस मेज खड़ी थी। हावहान समूह के सभी वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च स्तरीय निदेशक इसके चारों ओर बैठे थे। हर चेहरा गंभीर था क्योंकि वे खाली अध्यक्ष की कुर्सी को घूर रहे थे। सिद्धार्थ वर्धन क्या खेल रहा है? वह ये बड़ी गड़बड़ी पैदा करता है, कोई व्याख्या नहीं देता और बस गायब हो जाता है। अगर तुम मुझसे पूछो, तो ऐसा गैरजिम्मेदार, अदूरदर्शी नेता बेकार है। चलो उसे बदल दें। वरिष्ठ प्रबंधकों ने बेचैन निगाहों का आदान प्रदान किया। क्या हम सभी नेता यहाँ सिद्धार्थ वर्धन द्वारा पदोन्नत नहीं हुए थे? हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि निदेशक सिद्धार्थ कितने सक्षम हैं, कितने दूरदर्शी हैं, और उन्होंने हावहान समूह में कितने इमेंस योगदान दिए हैं। ये निदेशक सिर्फ महान दिखावा कर रहे हैं और जानबूझकर परेशानी पैदा कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर सकते थे? बिना किसी इक्विटी के, हम सिर्फ कर्मचारी हैं। हमारे पास समर्थन करने के लिए परिवार हैं, सहने की जिम्मेदारियां हैं। ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, हमारे प्रभार के तहत सैकड़ों कर्मचारी हैं। एक निदेशक जिसका नाम लीलाधर था, एक तीखे, नेवले जैसे चेहरे वाला आदमी, सबसे जोर से शोर मचा रहा था। बैठक कक्ष में शोर तुरंत चरम पर पहुंच गया। अध्यक्ष को बदलने के लिए कॉल जोर से बढ़ी। जैसे ही बहस छिड़ गई और तर्क उड़े, बैठक कक्ष के दरवाजे अचानक खुले। पुराने मास्टर सिद्धार्थ को समरवर्धन द्वारा व्हीलचेयर पर अंदर लाया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस अवसर के लिए कपड़े पहनने का प्रयास किया था, जोरदार दिख रहे थे, उनका रंग लाल और स्वस्थ था। उपस्थित सभी लोग, प्रत्येक अपनी गणना के साथ, एक भौं उठाई। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह पुरानी स्मृति वास्तव में दिखाई देगी। आखिरकार जानकारी किसने लीक की? फिर भी दिखावे के लिए वे सभी उनका अभिवादन करने के लिए उठे, बनावटी विनम्रता के साथ पूछते हुए, पुराने मास्टर सिद्धार्थ, आप ठीक नहीं हैं? आप क्यों आए हैं? मेरे बिना, अध्यक्ष मौजूद, आप किसे बर्खास्त करने का सोचते हैं? यह मत भूलो कि हावहान समूह किस परिवार में जड़ है। पुराने मास्टर सिद्धार्थ की आज्ञाकारी निगाहें सभी पर घूम गईं। उनकी शक्ति की आभा वर्षों से कम नहीं हुई, अब और भी दमनकारी महसूस हुई।
इसने सभी को अपने सिर झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। लीलाधर ने समरवर्धन को पुराने मास्टर सिद्धार्थ के पीछे खड़े होकर देखा और तुरंत खुशामद करने के लिए आगे बढ़ा। पुराने मास्टर, नाराज मत होइए। कौन नहीं जानता कि सिद्धार्थ परिवार स्टॉक का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। एक अध्यक्ष चुनने के लिए स्वाभाविक रूप से ये सिद्धार्थ परिवार से कोई होना चाहिए। पुराने मास्टर सिद्धार्थ ने अपनी भौहें कसकर चढ़ाईं। क्या ये हो सकता है कि सिद्धार्थ वास्तव में गायब हो गया था? वह भी इस संकट के बीच इस भूमिका में धकेल दिया गया था, समर द्वारा आगे बढ़ाया गया था। इस दृश्य को देखकर वह गुस्से में और चिंतित दोनों थे। सौभाग्य से उन्होंने क्विक एक्टिंग हॉट सेविंग गोली ली थी जिसे समर ने विचारपूर्वक उनके लिए तैयार किया था। इसने उन्हें इन लोगों के साथ टकराव को सहन करने में सक्षम बनाया। यह एक राहत थी कि यहाँ कुछ स्पष्ट दृष्टि वाले निदेशक जानते थे कि क्या कहना है, अन्यथा वह वास्तव में गुस्से से मर गए होते। लीलाधर ने एक परेशान नजर के साथ अपने हाथ फैलाए। लेकिन अब सिद्धार्थ की अनुपस्थिति में हाओहान समूह त्यानयाओ समूह द्वारा बुरी तरह मारा गया है और अपने सिर के बिना एक अजगर की तरह है। आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से हम सब बस यहाँ गिरकर कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार नहीं कर सकते, है ना? आप सभी जानते हैं कि हाओहान समूह को इसकी चिप्स पर शोध पर बनाया गया था। अब हमारे मुख्य शोध इंजीनियर को भी छीन लिया गया है। हम कैसे आगे बढ़ें? सिद्धार्थ ने मूर्खता से शोध में सैकड़ों अरबों का निवेश किया, लेकिन अंत में ये सब व्यर्थ हो गया, जिससे हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ। क्या उसके हटाने के लिए पूछना बहुत ज्यादा पूछना है? ईमानदारी से कहूं तो वह सिर्फ समय के साथ बदतर हो गया है। उसके द्वारा प्रस्तावित व्यवहार्य विकास योजनाएं समरवर्धन, हमारे दूसरे युवा मास्टर समर, जो पेशकश कर सकते हैं, उसके करीब भी नहीं है। अगर हमने दूसरे युवा मास्टर की पहले की दिशा का पालन किया होता और समय पर अपने नुकसान को कम किया होता, तो हमें इस तरह पीड़ित नहीं होना पड़ता। कुछ निदेशकों ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके, मूल्य मार्जिन का लाभ उठाकर, ब्रांड मान्यता को बढ़ाकर और एक प्रीमियम पर बेचकर वे एक भाग्य बनाना सुनिश्चित थे। वर्तमान नुकसान की तुलना में उन सभी को इतना दर्द महसूस हुआ कि वे मुश्किल से सिद्धार्थ को जिंदा खाने के लिए सहन कर सकते थे। लीलाधर ने भावना को रैली किया, चूंकि पुराने मास्टर, आप यहाँ हैं, चलो इसे और नहीं खींचते हैं। हम दूसरे युवा मास्टर को अध्यक्ष क्यों नहीं चुनते हैं? मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। समरवर्धन की दृष्टि और रणनीति वास्तव में तेज हैं। मैं भी सहमत हूँ। समरवर्धन ने मना कर दिया, मैं सक्षम नहीं हूँ दादाजी। मेरे बड़े भाई को पहले से ही मेरे बारे में एक गहरा गलतफहमी है। अगर आप मुझे अध्यक्ष के रूप में ये पद लेने देते हैं तो वह मुझसे नफरत करेगा। पुराने मास्टर सिद्धार्थ, निराश और परेशान, ने उसे पकड़ा और उसे करीब झुकने दिया। क्या तुम स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देखते हो? अगर तुम अब मना करते हो तो कोई और जल्दी से अध्यक्ष के रूप में कब्जा कर लेगा। ये पद सिद्धार्थ परिवार के एक सदस्य द्वारा रखा जाना चाहिए। रात भर में कंपनी उथल पुथल की स्थिति में थी। पुराने अध्यक्ष के रूप में पुराने मास्टर सिद्धार्थ भी सिद्धार्थ को बर्खास्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब समरवर्धन को बढ़ावा देना सबसे अच्छा समाधान लग रहा था। ठीक है दादाजी, मैं आपकी बात मानूंगा, समरवर्धन ने कहा। उसकी आंखों में एक निर्दयी विजय की चमक चमक उठी। फिर वह अध्यक्ष की सीट की ओर चला गया। जब उसने उस स्थिति को देखा जिसके लिए उसने इतने लंबे समय तक लालसा की थी, तो उसका दिल धड़क उठा। अपने उत्साह को दबाते हुए वह गर्व की हवा के साथ बैठ गया। ये भावना रोमांचक थी। शक्ति, स्थिति, ये सब उसका होना चाहिए। समरवर्धन की मुश्किल से छिपी हुई महत्वाकांक्षा तब बढ़ी जब उसने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का तिरस्कारपूर्वक सर्वेक्षण किया। ये लोग, वह आखिरकार उन सभी को बदल देगा। वह सिद्धार्थ के सभी निशान मिटा देगा। हाओहान समूह अब से उसका होगा। समय बीतने का उसका लंबा दौर व्यर्थ नहीं गया था। सब कुछ बसने के बाद पुराने मास्टर सिद्धार्थ को सचिव ली द्वारा व्हीलचेयर पर बाहर ले जाया गया। समरवर्धन निदेशकों के साथ काम पर चर्चा करने के लिए अंदर रहा। उसने अपना वजन फेंकना शुरू कर दिया, बड़े तमाशा के साथ व्यापक बदलाव किए, जिसने पुराने मास्टर सिद्धार्थ को कुछ हद तक सतर्क कर दिया। उसका पोता कुछ बिंदु पर बदल गया था। यशवंत उसके पास आया। मैं पुराने मास्टर को घर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। पुराने मास्टर सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और सचिव ली को वापस लेने के लिए कहा। सचिव ली ने अपनी आंखें घुमाईं। अगर ये तथ्य नहीं होता कि वह सिद्धार्थ परिवार का एक बुजुर्ग था, तो उसने इस पुराने निकम्मे को धकेलने की परवाह नहीं की होती। वह महिला थी जिसने नए अध्यक्ष के साथ सोया था। भविष्य में वह हाओहान समूह की सच्ची मालकिन होगी। अपने विशाल कूल्हों को हिलाते हुए वह जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ी। पुराने मास्टर सिद्धार्थ ने यशवंत को देखा और उत्सुकता से पूछा, सिद्धार्थ कहाँ है? ऐसी एक बड़ी घटना के साथ वह अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि हाओहान समूह हाथ बदलने वाला है? कृपया अब इन चीजों के बारे में मत पूछिए। मुझे पहले आपको यहाँ से बाहर निकालने दीजिए। ये कहने के बाद उसने जल्दी से पुराने मास्टर सिद्धार्थ को हाओहान समूह से दूर ले गया।
समरवर्धन ने पूरी तरह से अपना वर्चस्व जताया था, उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को डराया था जो सिद्धार्थ के करीब थे। उसने उनमें से 2 को निकालकर एक उदाहरण भी बनाया, जिससे हर कोई अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर हो गया। इस क्षण वह अपने कार्यालय में बैठा था, खुद से अविश्वसनीय रूप से खुश। सचिव ली, अपने कूल्हों को अनियमित रूप से हिलाती हुई, उसके पास आई। उसने खुद को उसकी छाती पर लटका दिया और कहा, मैं जानती थी कि तुम सबसे अच्छे हो। कंपनी में एम्बेडेड मेरे द्वारा बिताया गया सारा समय तुम्हें जानकारी खिलाना व्यर्थ नहीं गया। दूसरे युवा मास्टर, तुम मुझसे कब शादी करोगे? वह अध्यक्ष की पत्नी के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए बहुत उत्सुक थी। अभी एक पल पहले इतनी सारी महिलाएं समरवर्धन को भूखी आंखों से देख रही थीं। सचिव ली को डर था कि अगर वह एक कदम भी देर से थी तो उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। उसे आश्चर्य हुआ, अगले ही सेकंड में समरवर्धन ने उसे उठा लिया जैसे कि वह एक छोटी चूजा हो और उसे एक तरफ फेंक दिया। क्या तुम मुझसे शादी करने के लायक हो? उसने ठंडी हंसी उड़ाई, उसकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट था। सचिव ली का चेहरा अचानक सभी रंग हो गया। क्या तुम मुझे अब त्यागने की कोशिश कर रहे हो जब मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है? तुम सबसे अच्छी तरह से मेरे उबाऊ जीवन को जिंदा करने के लिए एक छोटा मसाला थी। क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि तुम मुख्य व्यंजन थी? बाहर निकलो। समरवर्धन ने अपना धैर्य खो दिया। एक पागल महिला की तरह सचिव ली भाग कर गई और घुटने टेक दिए। दूसरे युवा मास्टर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको अपना शरीर दिया, मैं हमेशा आपके प्रति पूरी तरह से वफादार रही हूं, कभी नहीं डगमगाई। मैंने आपके लिए सिद्धार्थ को भी धोखा दिया। अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं मर जाऊंगी। स्लैम! एक थप्पड़ ने उसके चेहरे का आधा हिस्सा सुन्न कर दिया। वह तुरंत शांत हो गई। अपनी जगह याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बीजिंग से बाहर फेंक दूं तो चिल्लाते रहो। सचिव ली सिसक उठी। उसे तुरंत समझ आया, उसने जो कुछ भी किया, समरवर्धन उसे कभी नहीं देखेगा। वह पूरे समय खुद को भ्रमित कर रही थी। उसी क्षण दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जया कीर्ति ने दरवाजा खोला और अंदर आई। उसे देखकर समरवर्धन तुरंत उत्साहित हो गया और पास गया। दीदी जया, तुम यहाँ कैसे आए? उसका चेहरा एक किताब को पलटने से ज्यादा तेजी से बदल गया, जिससे सचिव ली ने जोर से अपने दांत भींचे। जया कीर्ति की निगाहें सचिव ली की सूजी हुई आंखों पर पड़ीं। समरवर्धन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। मैं तुम्हारे पदोन्नति के मामले पर विचार करूंगा। तुम अब जा सकती हो। पदोन्नति के बारे में सुनकर सचिव ली की आंखें चमक उठीं। भले ही वह उसका प्यार नहीं पा सकी, एक पदोन्नति का मतलब था कि उसके प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ नहीं गए थे। उसने जल्दी से अपना सूजा हुआ चेहरा ढंक लिया और बाहर चली गई, कर्तव्यपूर्वक दरवाजा बंद कर दिया। जया कीर्ति, जो अभी अभी हुआ था उससे अनभिज्ञ होने का नाटक करते हुए, प्लेफुली उसके पास पहुंची। खैर खैर, अगर मैं नहीं आती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम इतने बड़े कारनामे के सक्षम थे। हावहान समूह के अध्यक्ष बनने में अचानक कैसा लगता है? दीदी जया, तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रही हो। उसने ईमानदारी से उसकी ओर देखा, उसके सामने आधा घुटने टेक दिया। दीदी जया, मैंने जो कुछ भी किया है, ये सब तुम्हारे लिए था। जया कीर्ति के होंठ अस्वाभाविक रूप से फड़फड़ाए। समर, मैं जानता हूं कि तुम मुझे अभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं इंतजार करूंगा। आखिरकार, जिसे तुम प्यार करती हो वह मेरा बड़ा भाई है। नहीं, जिस क्षण वह मेरे प्रति ठंडा और हृदयहीन हो गया, मैंने उससे प्यार करना बंद कर दिया। जया कीर्ति ने समझाने के लिए जल्दी की। वह फिर से गलत रास्ते पर जाने का खतरा नहीं उठा सकती थी। पैसे और स्थिति की तुलना में प्यार क्या था, वैसे भी। जया कीर्ति ने विनम्रता का नाटक किया, लेकिन उसे भूलना काफी मुश्किल है। समर, तुम अध्यक्ष के रूप में अच्छा करो और उसे स्पष्ट रूप से देखने दो कि तुम बेकार नहीं हो। जहां तक हमारी बात है, क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? अस्वीकार नहीं किया जा रहा था, समरवर्धन उत्साहित था। उसने उसे कोमलता से सांत्वना दी, मैं समझता हूं, जया। तुम वास्तव में दयालु हो। उसने जया कीर्ति को कसकर गले लगाया, जैसे नशे में और एक सपने में। जया कीर्ति ने अपने दांत भींचे। ये सब मेरा होना चाहिए था, लेकिन समरवर्धन ने इसका फायदा उठाया। सौभाग्य से, वह इतना चापलूसी करने वाला है, अन्यथा मैं वास्तव में कुछ भी नहीं के साथ समाप्त हो गई होती। जया कीर्ति अब बहुत गर्वित थी। तो क्या हुआ अगर जानवी याओवांग को एक व्यावसायिक दंतकथा में बदल सकती थी? हावहान समूह अब मेरे नियंत्रण में है। चलो देखते हैं कि तुम अभी भी इतनी आत्मसंतुष्ट कैसे हो सकती हो। अस्पताल के बिस्तर के पास जानवी ने एक संतरा छीला और उसे खाना शुरू कर दिया। यशवंत ने दरवाजा धकेल दिया और अंदर आया। जानवी ने पूछा, क्या समरवर्धन ने पुराने मास्टर का उपयोग करके सत्ता हासिल कर ली है? यशवंत ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ हद तक उलझन में था। तुम क्यों नहीं गई? पुराने मास्टर के साथ तुम्हारी स्थिति के साथ, प्लस याओवांग जो दंतकथा बन गया है, वह निश्चित रूप से तुम्हें हावहान समूह का अध्यक्ष बनाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करता। ये वही था जो मैं चाहती थी, जानवी ने सोचा।
मैं हावहान को पूरी तरह से निगलना पसंद करूंगी, लेकिन अभी नहीं। सिद्धार्थ वर्धन ने अभी मेरी जान बचाई है। अगर मैं मुड़कर हावहान समूह को मिला देती तो ये बहुत जंगली, बहुत अमानवीय होगा। जानवी ने यशवंत से कहा, पुराने मास्टर की अच्छी तरह से रक्षा करो। उसे सिद्धार्थ वर्धन की स्थिति के बारे में मत बताओ। जब तक तुम कर सकते हो उससे छिपाओ। एक बार जब सिद्धार्थ वर्धन जाग जाता है तो हमारी सभी समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी। साथ ही समरवर्धन और जया कीर्ति की हर चाल पर कड़ी नजर रखो। उनके लिए इस तरह का तूफान खड़ा करने के लिए उन्होंने पर्दे के पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति से संपर्क किया होगा। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वे अकेले इस तरह की शक्ति नहीं रख सकते थे जब तक कि कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा है, जानवी ने सोचा। उसे फतेह सिंह पर संदेह था। यशवंत ने सिद्धार्थ वर्धन को देखा, जो अभी भी कोमा में था। चाकू में जहर था। ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें मारने का दृढ़ संकल्प लिया था। पुलिस संदिग्धों से सघन रूप से पूछताछ कर रही है। अगर कोई खबर होगी तो मैं वापस रिपोर्ट करूंगा। जानवी ने भी अभी अभी सीखा था कि सिद्धार्थ वर्धन का घाव घातक सांप के जहर के संपर्क में आया था। एंटीवेनम दिए जाने के बाद उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधर गई थी, लेकिन जहर मुख्य कारण था कि वह इतने लंबे समय तक बेहोश रहा था। यशवंत चला गया। वार्ड फिर से शांत हो गया। जानवी ने बिस्तर पर सिद्धार्थ वर्धन के पीले, खूनहीन, सुंदर चेहरे को देखा। उसका सामान्य कठोरता और ठंडा उदासीनता चला गया था। अब वह अधिक कोमल, अधिक मानवीय लग रहा था। उसका एक हाथ डॉक्टर द्वारा एक मोटी चावल के पकौड़े की तरह पट्टियों में लपेटा गया था। मैंने उसे कभी इतना अव्यवस्थित नहीं देखा। तुम बेवकूफ, उसने बड़बड़ाया, तुम्हें इतना लापरवाह काम करते हुए देखना दुर्लभ है। लगभग तुम्हारी जान ले ली। अपने पेट को छूते हुए उसने अंदर के जोरदार छोटे जीवन को महसूस किया। जानवी ने खुद ही आह भरी। इसे अपने निकम्मे पिता को तुम्हें एक बार बचाने पर विचार करो। माँ ने तुम्हें लगभग खो दिया था। वह निश्चित थी कि इस हत्यारे का जया कीर्ति से कुछ लेना देना था। लेकिन क्या मैं उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ढूंढ सकती हूँ और उसे न्याय के कटघरे में ला सकती हूँ? वह एक ईल की तरह है, बहुत फिसलन भरी। खांसी, खांसी, खांसी। सिद्धार्थ वर्धन की आंखें फड़फड़ा गईं। झोंके में उसने जानवी को हल्की रोशनी के नीचे अपने बगल में बैठे देखा, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ 6 महीने पहले जैसा था। उसकी आंखें पानी जितनी नर्म थीं। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम कहीं असहज हो? सिद्धार्थ वर्धन ने बैठने की कोशिश की, लड़खड़ाते हुए, लेकिन उसने धीरे से उसे वापस बिस्तर पर दबा दिया। डॉक्टर ने कहा कि तुमने बहुत सारा खून खो दिया है और तुम्हें जहर दिया गया था। तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर है। तुम्हें ठीक से आराम करने की जरूरत है। उसके शरीर से सुखद खुशबू उसकी नथुनों में आई। सिद्धार्थ वर्धन का संघर्ष बंद हो गया। उसने शांति से उसे नीचे दबाने दिया, बिस्तर पर लेटा रहा और अपनी उज्ज्वल, गहरी आंखों से उसे घूरता रहा। क्या तुम पूरे समय मेरे साथ रही हो? बेशक। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे जितनी हृदयहीन हूं? जानवी ने उस पर आंखें घुमाईं और उसे पानी का एक ग्लास सौंप दिया। सिद्धार्थ वर्धन ने उसकी देखभाल का आनंद लिया। उसके मुंह के कोने हल्के से ऊपर झुक गए। ये चोट, यह इसके लायक थी। मुझे चक्कर आ रहा है। उसने चिल्लाया, पानी का एक घूंट लिया और ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाला हो। जानवी चिंतित हो गई। क्या ये सांप के जहर का एक साइड इफेक्ट हो सकता है? वह एक डॉक्टर को बुलाने वाली थी जब सिद्धार्थ वर्धन ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे मंदिरों की मालिश करो। क्या तुम वास्तव में ठीक हो? हालांकि संदेह था, उसका ठंडा हाथ पहले ही सिद्धार्थ वर्धन के माथे पर था, धीरे से उसके मंदिरों की मालिश कर रहा था। करीब से वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे के रोमच छिद्रों को देख सकते थे। उनकी सांसें मिल गईं, एक दूसरे के चेहरे पर गिर गईं, और उनके बीच का अस्पष्ट माहौल अचानक तेज हो गया। जैसे ही उनकी आंखें मिली, एक अंडरकरंट बढ़ गया। अनियंत्रित रूप से सिद्धार्थ वर्धन के होंठ उसके होंठों से टकराए, एक टिड्डी के स्पर्श जितना हल्का। जानवी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा तुरंत एक सेब जितना लाल हो गया, और उसने जल्दी से कई कदम पीछे हट गए। तुम क्या करने की सोच रहे हो? वह एक शुतुरमुर्ग जितनी शर्मीली लगती है, इतनी प्यारी, सिद्धार्थ वर्धन ने सोचा। उसका मिजाज उत्कृष्ट था। उसने अपने होंठों को छुआ और कहा, तुम मुझे लुभा रही थी। बकवास, तुम बदमाश। जानवी ने पलटवार किया। उसने उसे सभी बुरी खबरों से मारने का फैसला किया, उसे सदमे में डालना चाहती थी और खुद ही थोड़ा रोमांच प्राप्त करना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से सिद्धार्थ वर्धन ने ये सब सुनने के बाद उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से शांत रहा, जैसे जानवी ने सिर्फ मौसम पर चर्चा की हो। उसके संयम ने जानवी को संदेह कराया कि यह उसका हाथ नहीं था जो घायल था, बल्कि उसका दिमाग था। तुम क्यों नहीं गई और मेरी स्थिति के लिए लड़ी? मैं तुम्हारी वजह से घायल हो गया था, तुम जानती हो, उसने अचानक जानवी की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ख हूं? कि मैं अपनी क्षमताओं को इतना बुरी तरह से अति मूल्यांकित करूंगी? जानवी ने पलटवार किया। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं।
एक पूर्व पत्नी के रूप में कंपनी के लिए सिद्धार्थ परिवार के दूसरे युवा मास्टर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का मुझे क्या मौका होगा। इसके अलावा जिस क्षण तुम नीचे गए, निदेशक मंडल ने चालें चलना शुरू कर दिया। ये स्पष्ट है कि कोई इसे ऑर्केस्ट्रेटिंग कर रहा था। अगर मैं आगे बढ़ती तो यह एक शेर की मांद में चलने वाले एक मेमने जैसा होता, वे मुझे पूरा खा गए होते। दादाजी मेरी परवाह करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं सिद्धार्थ परिवार का खून नहीं हूं। केवल एक सिद्धार्थ ही हावहान समूह को नियंत्रित कर सकता है, जब तक कि। जाह्नवी ने सिद्धार्थ वर्धन की ओर अर्थपूर्ण रूप से देखते हुए बात को अधूरा छोड़ दिया। क्या तुम्हें हावहान समूह चाहिए? उसने पूछा। उसके अंतरतम विचार अचानक उजागर हो गए और घबराहट की एक लहर उस पर छा गई। जाह्नवी ने व्यंग्यात्मक रूप से पलटवार करते हुए प्राकृतिक दिखने के लिए संघर्ष किया। हावहान समूह का अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहेगा? सिद्धार्थ वर्धन ने ठंडी हंसी उड़ाई। काफी महत्वाकांक्षा है तुम्हारे पास। तुम्हारी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी थी, फिर भी समर वर्धन ने अभी भी स्थिति का शोषण करने का एक तरीका ढूंढ लिया। ये कहने की हिम्मत मत करना कि यह सब मेरी वजह से है, मैं उसके लिए दोष नहीं ले रही हूं। हृदयहीन, सिद्धार्थ वर्धन ने टिप्पणी की। जाह्नवी ने अपनी जबड़े को भींच लिया। वह सही था, मैं हृदयहीन हूं, जाह्नवी ने खुद ही स्वीकार किया। मेरे पिछले जीवन में मेरी जमीर एक दुखद मौत का कारण बनी। इस जीवन में मैं असंवेदनशील और पूरी तरह से निर्दयी होना चाहूंगी। लेकिन तुम इस गड़बड़ी में उलझने के लिए समझदार थी, सिद्धार्थ वर्धन ने अचानक कहा। उसकी निगाहें जल रही थी जब उसने उसकी ओर देखा। अन्यथा याओवांग समूह भी एक अप्रत्याशित आपदा से नहीं बचा होता। इससे दूर रहकर खुद की रक्षा करना एक बुद्धिमान चाल थी। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो क्या तुम फिर से मेरे साथ रहोगी? नहीं, मैं तुम्हें तब भी नहीं चाहूंगी जब तुम सबसे धनी आदमी थे, अकेले जब तुम पेनलेस और अभावग्रस्त थे, जाह्नवी ने घृणा का नाटक करते हुए कहा। सिद्धार्थ वर्धन गुस्से में अपने दांत भींच गया। उसे हृदयहीन कहना एक अल्पमत है। वह पूरी तरह से क्रूर और कृतघ्न है। अपने सिर में मुझे शाप मत दो, जाह्नवी ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई और मैं आभारी हूं। तुम्हारा समर्थन करना सवाल से बाहर है, लेकिन तुम्हें कुछ पैसे देना ताकि तुम फिर से शुरू कर सको, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। सिद्धार्थ वर्धन उत्सुक था। कितना? 10 मिलियन, जाह्नवी ने घोषणा की, एक उंगली उठाए और ताना मारा। यह उसके चेहरे पर एक अदृश्य थप्पड़ जैसा था। जब उन्होंने पहली बार अपने तलाक पर चर्चा की थी, तो सिद्धार्थ वर्धन ने उसे अपने जीवन से हमेशा के लिए गायब होने के लिए 10 मिलियन की पेशकश की थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी शिकायत रखेगी, अब उसे अपमानित करने के लिए अपने ही शब्दों का उपयोग करेगी। और उसने खुद को पूरी तरह से अवाक पाया, पलटवार करने में असमर्थ। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।